फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराज मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। बनेगा जाने का फिर बगाना, कहेगा आकर कोई दीवाना। बनेगा जाने का फिर बगाना, कहेगा कर कोई दीवाना। चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने। मदीने वाले बुला रहे हैं, चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने। मदीने वाले बुला रहे हैं। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान। रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान, रब की नेमत है रमज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम।
अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गुफ्तगू हली रही है रब जे अर्श जो सायो किन शख्स मथे केर खुश नसीब अशख़ास के जिन्हें मथे रब जे अर्श जो सायो है। पांजी गाल हली रही हुई उन शख्स के मुतालिक जो खलवत में तन्हाई में अल्लाह के याद करे तो हुजूर के याद करे तो। मौलाना हसन रज़ा खान साहब हिकिड़ो कलाम लिखिया आहिनि, उन जो हिकिड़ो शेर आहिनि सुणाए थो ऐं जो आहे जो अंदाज़ो थी वञूं कि मोहब्बत कीअं जागे थी। अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मोहब्बत कीअं जागे थी। फरमाइनि था कि दिल में हो याद तेरी गो शाये तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कि दिल में हो याद तेरी होशाए तन्हाई हो, ने कि जॾहिं ॿधी सुम्ही वञनि न पछाई उठो अल्लाह के याद करो, रसूलुल्लाह के याद करो, पोते या दुखड़ा सुनायो या अल्लाह मुझे साथ हीअं थी वियो, मुझे साथ हीअं करी फलां, तू इनके हिदायत दे, तू मुझे कम बनाए दे, मूंखे नुक़सान थी वियो, या अल्लाह उन दुनिया में गर्क थी वियो आहे तो मूंखे इनसे बाहर निकाल, या अल्लाह मूंखे औलाद जी फ़िक्र आहे, मूंखे घर जी फ़िक्र आहे, मूंखे माँ बाप जी फ़िक्र आहे, ऐं अल्लाह आऊं तुझी याद लाइ करीने बि तो कोई ॾींहुं निकारा। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जॾहिं रात जी तन्हाई में जॾहिं मुसल ते वेना हुआ, अकुड़ो सजदो थींदो हुओ कि सवार थी वेंदी हुई, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मफ़हूम आहे कि अल्लाह जी बारगाह में अर्ज़ कनि थियूं कि या अल्लाह ई रात के इतनी तवील करी ॾिए कि आऊं जो आहे पोते जी पूरी जो आहे पोते जो पूरो जो आहे तुंहिंजी बारगाह में सजदा करीने पोते मन जो आहे इन जो हल्को करी सघां। घणे वक़्तु अल्फाज़ न मिलना, लेकिन ये नारो के ऐं पोते सोचो कि जॾहिं सजदे जी हलावत मिले थी, जॾहिं उनजी कैफ़ियत मिले थी, तो पछी बंदो जो आहे न अल्लाह जी बारगाह से हटण जो उनजो दिलि न थींदो। तो ऐं कोशिश करो कि पोते के तन्हाई जे अंदरि अल्लाह जी बारगाह में ॾियो, पेश करो। तहज्जुद जो कुरे रखनि में आवी कंहिं बंदो सुम्ही वञे, घर वारा बधी सुता आहिनि, पछी आयूं उथिया, वज़ू करिया, मुसल्लो विछाया ने अल्लाह जी बारगाह में वेठा ने पछी अल्लाह जी बारगाह में जुस्तजू पेश करिया, पोते जी ख्वाहिशों पेश करिया, उन रब के मनाया कि अल्लाह तू मनी विन, आऊं तुझी बारगाह में गुनाहगार बंदो या तुझो जिया मौला, तूज मूंखे पैदा करे, तूज मूंखे मुंहिंजी जान में जान विझे, ऐं अल्लाह तू ही मूंखे जो आहे ज़िंदगी ॾिनई मौला, ई मौत भी तुझी तरफ़ लौटनी, तुझी तरफ़ अचनि जो या इनसे पहले पहले तू राज़ी थी विन। ई रब के मनायो कि या अल्लाह दुनिया में तू मोकिले, ये दुनिया जी ख्वाहिशों भी पूरी करी ॾे, आख़िरत जी ख्वाहिशों भी पूरी करी ॾे, जहन्नम से आज़ादी ॾी ॾे, क़ब्र जे अज़ाब से बचाएगी मौला, नमाज जो पाबंद करी हुई, ऐं अल्लाह दुनिया जी भी ख़ैर ॾे, आख़िरत जी भी ख़ैर ॾे। ई मंगना तो हिकिड़ो लुत्फ़ मिलणो ई जवानी जे अंदरि जॾहिं आई हिन तरीक़े से अल्लाह जी बारगाह में गिड़गिड़ाना, तो केतिरो अल्लाह के पसंदि आहे कि अल्लाह ताला जो आहे उनजी रहमत पहले आसमान ते अची थी वञे, कि क़रीब थी वञे उनजी रहमत बंदे से, कि मुंहिंजो बंदो पोते जी नींद खे क़ुर्बान करीने मुंहिंजी बारगाह ले करे आवियो आहे न, त आउं इनखे नवाज़ा थो। पछी उहो रब एतिरो ॾिए थो, एतिरो ॾिए थो, एतिरो ॾिए थो, पाण खे अंदाज़ो बि नथो हुए, उहो पाण खे मिली ॾियो थो, ऐं अंदाज़ो करो ई वक़्तु कहिड़ो हुनो। ने पछी हिन में आई अल्लाह जी बारगाह में जॾहिं चूना कि कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब, उहो राति अचनी त दुआ कीअं मंगावाए, अल्लाह ताला चए थो कि मुंहिंजो रब जो आहे अफ़ु आहे, माफ़ करण वारो आहे, इन जी बारगाह में अचो न, इन जी बारगाह में मंगो न, ई वक़्तु आहे मंगनि जो। अॼु जवानियूं पंहिंजियूं आहिनि न, इनखे सर्फ करो इन वक़्त के पूरी पूरी रात ताश घड़ीअ में निकालो त क्रिकेट मैच में निकालो त थकना नहीं हो न, पछी अल्लाह जी बारगाह में उभोने से कुरे न थकना पा, ऐं अचो ने उस रब से मांगो कि अफ़्व कर
तेरा क्या जाएगा जन्नत मैं रहूँगा या रब्बे, तेरा क्या जाएगा जन्नत मैं रहूँगा या रब्बे। तो ई दुआएं जो अंदाज़ आए, ई तरीक़े कार आए, अची वञो अज मंगन जा ॾींहं आहिनि, जहन्नम से आज़ादी ले करीने अल्लाह जी बारगाह में गिड़गिड़ाई गिनो, मग़फ़िरत तलब करे करीने जो है पोते के अल्लाह जी बारगाह में सर्व सुजूद करी विझो, रब जी बारगाह में झुकी वञो, उन रब के मना ले करीने ई रातू पछी मिड़न के ना मिड़न, ई वक्त मिड़े के ना मिड़े, जान रिए के ना रिए, जितरा वाह पंहिंजे दरमियान घणा हली विया, घणा विननि जी तैयारी में पां भी शायद हली वञूं, कोई भरोसो न आहे, ज़िंदगी वफ़ा नथी करे, लेकिन रब जी रहमत हेवो जेतिरी वसी आहे कि अॼु तौबा करीने हेवो जो तौबा करीने अल्लाह जी बारगाह में गिड़गिड़ाइनो। अल्लाह ताला जी बारगाह से दुआ है कि मालिक जो कुछ भी असां एॾा तुंहिंजी बारगाह से मंगिया आहियूं तू इनके कबूल कर ने मौला। जो जवान आहिनि मौला उनके जवानी में ने जो जवानी से निकिरी विया आहिनि, बोनस ज़िंदगी में अची विया आहिनि, उहो बि मायूस न थियनि, अॼु उहो बि मंगना तो उनखे बि मिलणो। रब जी बारगाह से जॾहिं सुधी ज़िंदगी आहे उनजी बारगाह से मना ना आहे कोई चीज़ जी, बस मंगण वारो खपे। उहो चए थो कि रब फरमाए थो कि अचे कोई मुंहिंजे सां मंगे आऊं ॾींहं वारो या वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Thara Group has fulfilled its promise. The commencement of the Victoria Residency Designer Project has begun with swift-paced and high-quality construction work, so that you can take possession of your beautiful apartment on time. Victoria Residency Designer Project is just a 2-minute drive from Millennium Mall and a 4-minute drive from the National Stadium. In Kalachi Cooperative Housing Society, ultra-luxury apartments and duplexes with an artistic endeavor by Thara Group.
Rome City, the beautiful block territory of 120 square yards, 180 square yards, 240 square yards spaces showcase a dream home for everyone. वेलकम बैक और खुशामदीद एक बार फिर हमारे इस नशरियात के एक अहम तरीन सेगमेंट में। और इस ईमान अफरोज़ बयान और नात के बाद यकीनी तौर पर माहौल कुछ ऐसा बन जाता है नाज़रीन कराम कि बात करने का मज़ा और ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के इस मौके पर बात करने का मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। नाज़रीन कराम, हमारी आज की इस रमज़ान घराना में जिन मेहमानों को आज हमने हमारे स्टूडियो में दावत दी है, ये किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन इनकी एक स्पेशलिटी है। लेकिन वो बताने से पहले कि मैं आज इनका तारुफ किस अंदाज से कराऊंगा, मुझे उन लोगों का तारुफ कराना बेइंतहा ज़रूरी है जो इस पूरी ट्रांसमिशन में, रब की नेमत है रमज़ान ट्रांसमिशन जो मेमन TV HD पर आप सब मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उनके स्पॉन्सर्स का मैं आपसे ज़रूर तारुफ कराऊंगा। तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स में अल जदीद प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर्स में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालू एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट हैम्पर पार्टनर्स का हम दिल की गहराइयों से मशकूर हैं कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को हमारे साथ आप सब तक पहुंचाने के लिए तावन फरमाया। तो बात हो रही थी जी आज के हमारे बड़े ही यूनिक और एक मुनफरिद घराने की जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। इस घराने के सपूत यानी कि यंगेस्ट बॉय एक सीनियर थेरेपिस्ट हैं, और सीनियर थेरेपिस्ट भी कोई आम फिजियोथेरेपिस्ट जिसे हम नॉर्मली कहते हैं ये वो नहीं है। इनकी सारी ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करती है या जिस मरकज़ पे घूमती है, इसे हम कहते हैं प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट। और नो डाउट इसमें और बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी इनके इस सेंटर का हिस्सा है। इस सेंटर का नाम जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये आप सब ने याद रखना है कि आजकल जिस अंदाज से ये बीमारियाँ जिसका यकीन तौर पर तस्करा भी होगा फैल रही हैं, उसमें आपको एंशंट क्योर का नाम जहन में रखना होगा। और इनके अहम तरीन और सीनियर पार्ट मोहतरम हुमायूं खान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज रहने के लिए। आज इस बड़े ही एक नए मौजू से आपसे बात होगी और बहुत ही मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे नाजरीन के लिए आज की ये गुफ्तगू जो है आपसे होने वाली है वो बड़ी मुफीद रहने वाली है। बिल्कुल जी। हमारी दूसरी मेहमान कोई और नहीं है, इनकी वालिदा मोहतरमा है और मैं कह सकता हूँ कि इनके उस्ताद हैं जिन्होंने जन्म तो दिया है लेकिन इनके इस प्रोफेशन को भी इनके साथ ही जन्म दिया है। और कैसा मौका लगता है, कितना अच्छा लगता है कि वालिदा ही के प्रोफेशन को जब बच्चे आगे लेके चलते हैं। आपका बेसिकली ताल्लुक़ बर्मा से है, म्यांमार जिसे हम कहते हैं, रंगून से आपका ताल्लुक़ है, सूरती मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं और ब्याह के पाकिस्तान आई और फिर पाकिस्तान की होकर रह गई मोहतरमा ज़ुलेखा खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया ज़ुलेखा खान साहिबा आपका। और यकीनी तौर पर आपके बच्चों को, आपके काबिल बच्चों को देख के माँ की काबिलियत का अंदाज़ा हो ही जाता है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। लेकिन लेडीज़ फर्स्ट, मैं पहले आप ही से आगाज़ करूँगा। आपके लाइफ स्टाइल, आपकी ज़िंदगी के जो इब्तदाई लम्हात थे, मैं पहले थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ आपको। रंगून से और बर्मा में आपकी पैदाइश हुई और इसके बाद वहीं पे आप पली बढ़ी। आपकी वालिदा भी, ये मेरे लिए बड़ी ये कोई सीखने का काम नहीं था, ये आपको बाय बोर्न आपके खून का हिस्सा रहा है सारा हिस्सा। कैसे देखती हैं उस ज़िंदगी को और क्या देखा आपने कि फिर इसी को अपनी ज़िंदगी बना लिया? मुझे अल्लाह ने इस काम में जो तौफीक दी है, अल्लाह पाक ने, मैं इस काम को जो है मेरे बेटा ने जो है इस तरीके से जो है आगे लेकर जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता था ये मैं यहाँ तक पहुँचूँगी। अच्छा ज़ुलेखा साहबा, आपने जब आँख खोली अपने गिरदो जवार में देखा, अपने घर में देखा, यही काम आपने होते रखा? आपकी वालिदा भी इसी कामों में थी? जी जी बिल्कुल। मेरी अम्मी जो है इस काम में मुझे बचपन से ही, लोगों ने पेन पकड़ा, मुझे नस पकड़वाया। क्या बात है, लोगों ने पेन पकड़ा लेकिन मैडम जो है वो नसों को पकड़ना शुरू किया उसी वक्त। उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद जो है इस काम को जो है ना मैंने आगे तक लेकर गई। जहाँ गई यहाँ पे कम से कम 2-3 हज़ार मेरी पेशेंट है। माशाल्लाह
माशाल्लाह। इस तरीके से मेरा बेटा मेरे साथ देते हैं, तो अल्लाह ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। चलिए जी, अब बात करते हैं अम्मी के बाद इनके सपूत से, उनके बेटे से। एंशिएंट क्योर के फाउंडर भी हैं, 9 साल हो गए इस इदारे को करते हुए। पहले तो मैं आपके शौक़ की बात करूं। अम्मी के शौक़ का आगाज़ तो यूँ हुआ कि जब माँ को देखा तो खुद ही इस शोबे से वाबस्ता हो गई। क्या आपके हुमायूं के की ज़िंदगी में भी क्या यही मोड़ था एग्जैक्टली जो अम्मी ने देखा था वही आपने आगे बढ़ाया? देखें, बेसिकली तो आपको पता है कि जब आप पैदा होते हैं तो आपके शौक़ बड़े डिफरेंट होते हैं ना, लेकिन आप कुछ और बनना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह का करना ये होता है कि आप किसी और लाइन को पकड़ लेते हैं। बेसिकली मुझे जो शौक़ था तो वो एज अ फैशन डिज़ाइनर का मुझे बहुत शौक़ था। क्या बात है। तो मैं बचपन से ही मतलब बड़ा फॉलो करता था कि मैं अच्छा डिज़ाइनर बनूं। जैसे आज आपने कपड़े जो पहने हैं मुझे लग रहा है कि ये भी जी ये मेरी अपनी खुद की है जी। तो मैं अपने मतलब फैमिली में देखता था कि ऐसे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल बैड लेज होता है ना, तो और वो मतलब हर जगह से थके आ रहे आते हैं, और मेरी फर्स्ट पहले मेरी नानी के पास आते थे और मैं उनको देखता था कि वो पेशेंट आते हैं, वो उनको अपनी डिफरेंट वो थेरेपीज़ करती हैं और वो बिल्कुल मतलब सेहतियाब होके जाते हैं। तो वो मतलब एक मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मतलब ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि यार, फिर मैंने सोचा कि मतलब ये तो एक खदमत खल्क़ का भी काम है ना, कि ये मुझे फिर एक आगे कंटिन्यूसली करना चाहिए। तो फिर मैंने इस काम को फिर एज ए एंशिएंट क्योर आगे बढ़ाया। फिर एंशिएंट क्योर से पहले मैं थोड़ा सा आपके को थोड़ा सा जी कहाँ तक तालीम, क्या शौक़ रहे, क्या इसके लिए ये आपने कहा फैशन डिज़ाइनिंग का आपको शौक़ था, और इसके बाद एजुकेशन को कैसे आपने साथ साथ एलोबरेट किया, किस उम्र में आपने इस काम को सीखना शुरू कर दिया जो आपका एंशिएंट क्योर में? देखिए, बेसिकली जब मैं मैट्रिक में था तो जब मैं मैट्रिक में था तो फिर मुझे मतलब मैं अपनी फैमिली में देखता था, अपनी नानी को देखता था और मैं मदर को देखता था कि वो क्या करें। फिर उसी फील्ड से रिलेटेड मैंने फिर कोर्सेज़ करे डिफरेंट, और फिर इसी चीज़ को फिर मैं आगे अपनी मतलब समझे मैंने एक तालीम, तो मैंने इसी को अपनी माँ को और अपनी नानी को मतलब तालीम एज अ तालीम अपनी आपके लिए दरसगाह यूनिवर्सिटी का दर्जा जो आपकी वालिदा और मेरी नानी बिल्कुल ऐसी। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात कही है कि दरसगाह, वैसे ही माँ की गोद तो दरसगाह होती है हम सबके लिए, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में भी अपनी दरसगाह जो है उन्हें अपनी माँ को और अपनी नानी को गर्दाना है। रंगून जाना हुआ है? नहीं, मेरा तो बर्मा जाना नहीं हुआ। मुझे बड़ा शौक़ है इंशाल्लाह मैं। तो क्या वहाँ का वीज़ा नहीं मिलता या वक्त नहीं मिल रहा? देखिए, एक तो कुछ ना कुछ वीज़े का भी इशू हो ही जाता है, और ये कि वक्त, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अपनी इस कंट्री में कि जो लोग ऐसे हैं ना कि मतलब आपको पता है कि लोग अपनी बीमारियों से थक चुके हैं, तो हम कुछ चाहते हैं कि मतलब उनके लिए कुछ करें, और आपको पता है कि वो अपनी सेहत के लिए कहाँ नहीं जाते। तो बट हमने सोचा कि एक अल्लाह ने हमें एक हुनर दिया है, तो हम क्यों ना अपनी आवाम को और अपने पाकिस्तान के लोगों को अपना टाइम, अपना वक्त दें। प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट, मैंने आगाज़ में आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि ये वो ट्रीटमेंट है जो क्या इस ट्रीटमेंट को हम जो डिफरेंट और दीगर ममालिक में, ख़ास तौर पे ये चाइनीज़ कंट्री जिसे हम कहते हैं, बहुत से ताइवान हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, क्या ये वहाँ से आया हुआ बर्मा तक पहुँचा हुआ कोई टैलेंट है, या ये इट्सेल्फ वहीं की इजाद है, या वहीं का ही कोई वहीं से ही कुछ लोगों ने इसको शुरू किया? देखिए, बेसिकली जो इसका इजाद है वो चाइना से है। चाइना से होते हुए फिर ऑल ओवर कंट्रीज़ में गया, लेकिन तो ऑल ओवर कंट्रीज से होता हुआ एज अ हमारे थ्रू वो पाकिस्तान में टेक्निक आ गई। अच्छा, अब प्रेशर पॉइंट पर थोड़ी सी बात हैं कि किस किस्म की जो है दर्द, वो कौन से मसाइल लेके लोग आपके पास हैं, जिन मसाइल का जिक्र मैं चाहूँगा क्योंकि कैमरे के सामने भी हो जाए, ताकि लोग ज़्यादा बेहतर और बहुत ही आसानी के साथ, डिटेल के साथ समझ सकें कि वो कौन सी बीमारियाँ हैं जो आती हैं, अब उनको किस तरह से आप क्योर करते हैं या ट्रीट करते हैं, इसके तरह हम बाद में आते हैं। कौन सी बीमारियाँ हैं जिसका इलाज आपके इस पर्टिकुलर एंशिएंट क्योर के अंदर मौजूद है? देखिए, बेसिकली आपको पता है कि अर्कुन निसा रेशम शाटिका कहते हैं, ये तो एक कॉमन बीमारी हो गई है, और आजकल लोगों को कमर का भी बड़ा इशू रहने लगा है, घुटनों के दर्द, और ये तो मतलब ऐसे पहले तो हम ये समझते ना कि ये एक ओल्ड एज में आके हमें ये, लेकिन अब आप देखें कि यंगस्टर में भी हमारे ये इश्यूज अब क्रिएट होना शुरू हो गए। तो हम इस थेरेपी मतलब इस जो हमारी जो ट्रीटमेंट है, तो इसमें यंग्स और क्या बोलते हैं ओल्ड एज होम, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि ये यंग्स में भी बड़ा एक है, तो इसको हम एज अ क्योर करते हैं। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आज कल इस किस्म की ट्रीटमेंट की बहुत सारी
प्रॉब्लम जो है वो आम हो गई हैं और यंगस्टर्स भी। ये आप वो बता रहे हैं जो रेगुलर ज़िंदगी के साथ, आपकी लाइफ के साथ, या किसी भी कमी बेशी के साथ, या किसी भी एज डिफरेंस के साथ मौजूद रहती हैं। इट मीन्स कि आपका, मैं ये समझने के कि ये एक्सीडेंटल कुछ हो जाना, ये इसका ताल्लुक एंशिएंट क्योर से नहीं। देखिए, इसका ताल्लुक मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि जिस कंट्री में हम रहते हैं, यहाँ हम अपनी उस तरह हेल्थ का मतलब ख्याल नहीं रखते कि जिस तरह ओवरसीज कंट्रीज़ में होता है। ना हमारे यहाँ वॉक है, सही है, ना हम किसी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिससे हम इन दर्द से हमें छुटकारा पाया जा सके। बट लेकिन ये है कि अगर हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी सिर्फ अपनी वॉक को ही अज़ा ले लें तो हमें फिर किसी डॉक्टर के पास या किसी थेरेपी के पास हमें नहीं जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ऐसे ये इस थेरेपी को हम एक्सरसाइजल थेरेपी कह सकते हैं या नहीं? ये आपका प्रेशर पॉइंट ही इसका मेन माखज़ होता है। जी देखिए, एक्सरसाइजल जो आप थेरेपी की बात कर रहे हैं, बट हमारा जो स्टाइल है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है ना। हम प्योर प्रेशर पॉइंट से वो ट्रीटमेंट करते हैं। अब जिस पेशेंट को जिस तरह की प्रेशर पॉइंट की ज़रूरत होती है तो हम उसको उस हिसाब से ट्रीट करते हैं एज एंशिएंट क्योर। मतलब डिपेंड करता है कि मर्ज की नौयत क्या है, मर्ज की एज क्या है। अच्छा, अब दो किस्म की चीज़ें मेरे जहन में आ रही है। एक आम पेशेंट के एतबार से कि एज वाइज अगर कोई मोस्टली अगर एज वाइज कोई प्रॉब्लम शुरू होती हैं, आपके ख्याल में एज एन सीनियर थेरेपिस्ट वो प्रॉब्लम्स कब शुरू होती हैं? मोस्टली कब वो पेशेंट आपकी तरफ पहली मर्तबा रुजू करते हैं? जब उनकी एज फैक्टर जो है 40, 50, 60 इस किस्म की एज फैक्टर्स के लोग। देखिए, अगर मैं आपको इसका रेशू पाकिस्तान में बताऊं ना कि जैसे आपने एज फैक्टर की बात की, तो हमारे पास जो है वो एज फैक्टर के तो लोग कम आ रहे हैं, यंगस्टर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो रुझान है एज आ मतलब स्ट्रेट का यंगस्टर पे ज़्यादा है। क्योंकि देखें, हमारे जो पहले के लोग हैं वो किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने आप को लगा के रखते थे, लेकिन अब यंग्स में आपको पता है मोबाइल का दौर है, तो वो सारी एक्टिविटीज़ जो है उनकी वो बिल्कुल ही मोबाइल ही हो गई है ना। तो इसलिए फिर आपको पता है कि ये सारी चीज़ें यंगस्टर में ज़्यादा है, तो हमारे पास यंग्स पेशेंट ज़्यादा आते हैं। यानी कि ये इस सवाल के जवाब में हुमायूं खान साहब ने जो सवाल का जवाब दिया है, इससे एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया कि जो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो एक ज़माने में ग्राउंड आबाद हुआ करते थे, घर वाले हमें ग्राउंड में जाने नहीं दिया करते थे, धूप में सड़ने नहीं दिया करते थे, क्योंकि हमने वो छोड़ दिया है। हम इंडोर्स की तरफ आ गए मोस्टली, और मोबाइल और गैजेट्स और वीडियो गेम्स और इस किस्म की दीगर चीज़ें जो और बहुत तरीके से तो नुकसानदेह हैं, आपकी हेल्थ और आपकी जो बॉडी है उसको भी कितना नुकसान पहुंचा रही हैं, जिसके लिए आपको मुख्तलिफ इदारों से या मुख्तलिफ सीनियर थेरेपिस्ट से भी रब्ता करना पड़ता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ घर से निकलिए, कुछ वॉक कीजिए, कुछ खेलिए कूदिए, ताकि आपकी हड्डियां और आपके जोड़ जो हैं वो सलामत रहें और तादेर सलामत रहें। आखिर में इस वक्फे में जाने से पहले मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है एक सवाल कि यंगस्टर्स जो आपके पास मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं वो किस प्रॉब्लम को लेकर हाजिर होते हैं और आप लोग उसको किस तरह से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं? मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं, क्या घुटनों का दर्द भी नौजवानों में है या बैक पेन का ज़्यादा प्रॉब्लम? आजकल जो मर्दों मतलब यंगस्टर में जो आजकल जो ज़्यादा जो जिस पेन की आप बात कर रहे हैं, बैक पेन भी है, काफ़ी हद तक बैक पेन। क्योंकि आप देखें ना कि हमारे रूट्स किस तरह हैं, और जब यंगस्टर ज़्यादातर बाइक्स यूज़ करते हैं तो वो गड्ढों में मतलब आपको पता है कि कमर का क्या हाल हो जाता है। तो ज़्यादातर जो है बैक पेन भी है, लेकिन घुटनों का भी इशू जो है वो भी उनको काफ़ी हद तक है। ये दो चीज़ें देखें, मैंने ही दो सजेस्ट की हैं और दोनों वही जवाब मेरा बिल्कुल सही निकला है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मैं और आप भी गुजर रहे हैं। जो बाइकर्स होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, हमारी सड़कों का क्या हाल है वो हम देखते ही हैं, और नो डाउट इन तमाम चीज़ों से आपके तमाम मोहरे और आपके जॉइंट्स जो हैं वो हिलना शुरू हो जाते हैं। नो डाउट हमारी ग़िज़ा भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वक्फे के लिए कहा जा रहा है और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, और इस सिलसिले को, इस मुफीद सिलसिले को कि अब आपने अपने जिस्म की हिफाजत या अपनी हड्डियों की हिफाजत या अपने जॉइंट्स की हिफाजत कैसे करनी है, इसके लिए मज़ीद बातचीत करते हैं। हमारे साथ मोहतरमा ज़ुलेखा खान साहिबा और सीनियर थेरेपिस्ट हुमायूं खान मौजूद है। हमारे साथ रहिएगा।
खुशामदीद एक बार फिर। और हमारे इस रमज़ान घराना में आज जो माँ बेटा मौजूद हैं वो अपनी फील्ड के ही नहीं बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इन्होंने एक ऐसी जिद्दत यहाँ इख्तियार की है अपने एंशिएंट क्योर के अंदर कि बहुत सारे ऐसे मसाइल ये रोज़ाना के मसाइल हैं और इस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे नाज़रीन कराम कि बड़ी मुश्किल होती है ख़ास तौर पे हमें एक अच्छा तबीब ढूंढना। हड्डियों के ये इलाज के लिए लोग जो है वो ख़वातीन और हज़रात की अगर बात करूँ बल्कि ख़वातीन में जोड़ों का जॉइंट्स का प्रॉब्लम इस हद तक बढ़ गया है कि कोई अच्छा तबीब मिलना बल्कि इलाज कर करके और दवाएं खा के थक जाते हैं लोग, लेकिन किसी अच्छे तबीब से उनका वास्ता नहीं पड़ पाता। लेकिन आज हमने कोशिश की कि हमारे इस स्टूडियो में इस सेगमेंट में हम कुछ ऐसे लोगों को दावत दें और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ हुमायूं खान और मोहतरमा जुलेखा खान साहिबा मौजूद हैं। मैडम आपकी तरफ आऊँगा और ख़वातीन जिसका मैंने जिक्र भी किया इंट्रो में अभी कि बड़ी मसाइल का शिकार हैं, ख़ास तौर पे बैक पेन, जॉइंट्स इनके जो है वो एक बल्कि अर्ली एज के अंदर भी हमने देखा है कि वो काम करना छोड़ देते हैं और बड़ी तकलीफ़ में रहती हैं। आप देखें कि यहाँ में मुझे 80% जो है वो अबव 40 ख़वातीन जो है ना, आप उनको चलता हुआ अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें लुकनत नज़र आती है। इसकी वजह उनके वही जॉइंट्स का काम ना करना, इनके नेक से लेके बैकबोन का पोर्शन जो है वो प्रॉपर नहीं। इस किस्म के मसाइल को आप जैसी ख़वातीन जो है वो इतने माहिराना अंदाज में डील करती हैं, तो पहले तो ये बताइए कि ख़वातीन में कौन से प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं आपको, कौन से मरीज़ ज़्यादा आते हैं आपके पास? मेरे पास शादीगा का पेशेंट ज़्यादा है। अरकुन्निसा जी, वो ज़्यादातर मुझे अरकुन्निसा की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, अलग अलग जोड़ों की दर्द, जॉइंट्स, ये जो घुटनों का दर्द, जो जॉइंट्स हैं इसके मसाइल। जी, तो उस पेशेंटों को अब मैं ट्रीटमेंट, मुझे तो ऐसे बोलने नहीं आते, जब तक मैं ट्रीटमेंट ना करूं, जब तक प्रेशर पॉइंट मुझे नहीं समझ में आते हैं किस तरीके से। मेरी काम ही ऐसे है कि रूहानी टाइप की आंखें बंद कर लेती हूं, मुझे फील हो जाते हैं कि जैसा कहाँ नसें ब्लॉक कीजिए। समझ गया मैं। तो मुझे ऐसे मैं नहीं बोल पाती हूँ, जो मैं अक्सर अमूमन कोशिश करती हूँ कि क्या बोलूँ, आपको भी नहीं समझ में आएंगे ये है क्या इलाज है। असल में ये है पॉइंट के ऊपर है, क्लॉट हो जाते हैं नसें और क्या मसल्स अकड़ जाते हैं। मसल्स अकड़ जाते हैं, अमूमन लोग कहते हैं हड्डियों की दर्द है। 4 दर्द होते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं भाई ये एक ही दवाइयाँ देते हैं। मसल्स का प्रॉब्लम है, नसें ब्लॉक हो जाना, सही है। और ऐसे यहाँ पे तो आपको पता है एक्सरसाइज तो है नहीं। अच्छा, ज़चगी के दौरान भी कुछ प्रॉब्लम्स ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन को या डिलीवरी के बाद के जो प्रॉब्लम ख़वातीन के होते हैं, क्या इसमें भी ये आपका जो एंशिएंट क्योर है ये कुछ ऐसी ट्रीटमेंट करता है जिससे उनके और बहुत सारे मसाइल जो आगे आए कि उनको आने वाले हों उससे कुछ बचत हो सके उनकी? बेबी के दौरान में जो है पोस्चर खुल जाते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे तो डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जी बिल्कुल। तो योगा पोस्चर से हड्डियाँ बिठाना पड़ते हैं, एक्सरसाइज नहीं है यहाँ पे। समझ रहा हूँ। योगा यहाँ पे तो योगा का ट्रीटमेंट है ही नहीं। हाँ, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। जी, तो फिर मैं पेशेंट को देख लेती हूँ कि क्या इनको ज़रूरत है। योगा पोस्चर की ज़रूरत है, नसें ब्लॉकेज हो जाते हैं, यहाँ पे ऑयल पीते हैं लोग। आपको पाकिस्तान में आपको पता है कि बहुत ऑयल पीते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल है जी। तो ये ऑयल क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो है फिर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट देखने के बाद भाई यहाँ पे भी बने दिल हार्ट का पेशेंट। मैं इस तरफ भी आ रहा था कि आपने देखा होगा कि ये बहुत सारी क्योंकि हमारे जो ग़िज़ाएँ हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल के मिकदार का ज़्यादा हो जाना हार्ट अटैक का बायस बनता है। क्या कुछ ट्रीटमेंट्स आपके पास ऐसी भी हैं जो इन चीज़ों से भी क्योर करती हो? बिल्कुल, मैं हार्ट अटैक की पेशेंटों को भी देख लेती हूँ। नसें गुच्छे बन जाते हैं, नसों की नसें ऐसे हैं लोग समझते हैं गोश है, गोश नहीं होते हैं, सारी नसें होते हैं। अच्छा जी।
फिर वो ब्लॉकेज हो जाते हैं, उसके बाद बल आ जाते हैं, फिर बलों को खोलती हूँ। क्या बात है। बलों को खोलती हूँ तो खून की रवानी जब ये सब चीज़ें जो आप बता रही हैं कि नसों का बंद हो जाना, क्लॉटिंग हो जाना, बंद हो जाना, हड्डियों का के मसाइल आपने बताया, मसल्स का आपने बताया कि अकड़ जाना और नसों का गुच्छा बन जाना, ये सब चीज़ें जुलेखा खान साहिबा अपने जहन में सोच रही होती हैं या उसके लिए कोई टेस्ट होता है, वो टेस्ट को देख के बताती हैं कि ये मसला हो गया, या वो तजुर्बा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी वालदा से या उनको कहीं से मिला फिर आप तक पहुंचा, अब आपके बच्चों तक भी जा रहा है। तो ये सारा वो तजुर्बा है, वो रूहानियत है जो आपके अंदर मौजूद है और जिससे आप अंदाज़ा करती हैं कि ये सारी चीज़ें इसी अंदाज से और वो 100% दुरुस्त भी साबित होती हैं। सर मेरी पेशेंटों को पता है, मैं इतना रिपोर्ट लेकर आते हैं, मैं कभी भी रिपोर्ट नहीं पढ़ती। मुझे इतना आंखें बंद करके मैं देखती हूँ किसकी पोचर हड्डियों की कुरकुरे हड्डी होते हैं वो हिल जाते हैं, तो उनसे पूरे मुझे एक आइडिया हो जाते हैं। जब मैं ट्रीटमेंट कहाँ से करना है जी, चेकअप करने के बाद मुझे एक अंदाज़ा हो जाता है कि मैं क्या करूँगी इनके साथ। तो उसमें मसल्स का भी प्रॉब्लम है, क्यों योगा नहीं करते उस वजह से सारे मसल्स जो है अकड़ जाते हैं। अक्सर अमूमन लोग कहते हैं भाई हड्डियों की प्रॉब्लम है, तो मैं देखती हूँ हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स का प्रॉब्लम ज़्यादा है। समझ रहा हूँ, लोग समझ कुछ रहे होते हैं, होता कुछ और जी। है। अच्छा, मेरी मदर की ख़ास बात ये है कि जैसे कुछ पेशेंट होते हैं ना, वो अपना MRI करा के आते हैं कि डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना MRI करा लें, उसके बाद आपकी बीमारी की नौयत पता चलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदर के पास जब पेशेंट आते हैं तो मेरी मदर को उनका MRI चेक करना नहीं पड़ता, तो वो सिर्फ पेशेंट को चेक करने के बाद ही जो उनके MRI में आता है तो मेरी मदर उनको बगैर MRI के बता देती कि आपके साथ ये इशू है। वो पेशेंट मतलब शॉक लिए हैरान रहते हैं कि कैसे, और फिर वो बता रहे होते हैं कि लोगों को यार कि जैसा MRI में आया उन्होंने बगैर देखे सेम पहले बता दिया। MRI से टेस्ट से पहले किसी चीज़ को डायग्नोस कर देना जो ना, ये बहुत बड़ा टैलेंट होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो आपको अपनी वालदा से या उनके बड़ों से जो एक फ़न जिसे मैं कहूँगा मिला है, ये एक रूहानी फ़न भी है और इसको आप जिस अंदाज से और लोगों के लिए आगे बढ़ा रही हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि कोई ऐसा पेशेंट आपको याद हो, बल्कि एक मेरा ख्याल है कि इस किस्म के तो कई पेशेंट आपके पास आए होंगे जितने अल्लाह ताला ने आपको ये हुनर दिया है कि जिसको तमाम ही लोगों ने जवाब दिया हो, बड़े नाउमीद हो के आपकी तरफ आए हों, या फिर वो चल ना पा रहे हों या चलने हो तो बहुत तकलीफ़ में हों और इसके बाद वो आपको दुआएं देते हुए दौड़ते हुए वहाँ से निकल गए हों। ऐसे कुछ पेशेंट याद हैं आपको? सारिम बढ़नी की मदर। सारिम बढ़नी की मदर जी, उनके डायलिसिस पे आ गया था, मेरी माँ जैसी है, बहुत तकलीफ़ में थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जो है सारिम बढ़नी ने ARY के थ्रू मुझे वहाँ पे भेजा, तो उनको जो है मैंने ट्रीटमेंट करी, फिर डायलिसिस पे जाना नहीं पड़ा माशाल्लाह। तो मुझे सारिम भाई जो है मुझे जादू कहते हैं। और एक पेशेंट जो है इमामुल हक, क्रिकेटर इमामुल हक, जी बिल्कुल, उनकी फैमिली में शाटिका का प्रॉब्लम था, तो उनके घर पे भी गई हूँ, उन्होंने भी जादू का नाम रख दिए। तो ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो ऑपरेट का बताते हैं, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट से वो उन तमाम सर्जरीज से बच जाते हैं। जी जी, जिससे कि आप उनको उस पर्टिकुलर प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट से जो है उसको आप हील कर देती हैं उस सारे प्रॉब्लम्स को। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला ने किसके हाथ में कितनी शिफा दी है ये रब जानता है, रब के काम है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली नमूने हमारे सामने जो है ना, एग्जाम्पल्स हमारे सामने जो सेट की हुई हैं, ये अल्लाह ताला ने इसीलिए की है कि देखते जाओ और इससे कुछ ना कुछ सीखने की और सबक हासिल करो। तो वी होप सो कि आपने मैडम जुलेखा खान साहब को सुना भी होगा और उनको जिस अंदाज से ये आगे बढ़ रही हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे ज़रूर एक मरतबा विज़िट करें और देखें कि क्या काम है, किस तरह से हो रहा है और कैसे इससे इस्तेफ़ादा हासिल किया जा सकता है। आपसे बात करूँगा मैं हुमायूं, डिप्रेशन का जिक्र हुआ अभी, और डिप्रेशन तो शायद मेरा ख्याल है कि कोई हमारे वतन में तो जिस किस्म की सूरत हाल होती है, हमारी मुआशी सूरत हाल से लेके हमारी सियासी सूरत हाल तक, तो कोई भी बंदा डिप्रेशन से बचा हुआ नहीं है। हमारे बिहाइंड द कैमरामैन से लेके मैं बैठा हुआ, कैमरे के सामने बैठा हुआ एंकर पर्सन, ये तमाम ही लोग जो है किसी न किसी अंदाज में डिप्रेस्ड होते हैं या होते रहते हैं। ये इसका इलाज आपके इस ट्रीटमेंट के अंदर किस अंदाज से होता है, मैं थोड़ा सा वो बाकायदा मैं समझना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें डिप्रेशन होता क्यों है। सही है, मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि हमें डिप्रेशन क्यों, मतलब
मैं ये कहता हूँ कि मतलब लोगों को जब डिप्रेशन के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि भाई आप हमारे पास भी आके ट्रीट लोगे तो आप पहले ही अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ कर लो कि आपका डिप्रेशन खुद ही नॉर्मल हो जाए, हील हो जाए। लेकिन मतलब डिप्रेशन की क्यों देखिए अल्लाह पाक की खूबसूरत ज़िंदगी है ना, तो अगर हम मतलब नेगेटिविटी को ना एक थॉट अपने दिमाग में बनाए, हम सब उल्टा सोचते हैं, लेकिन एक अल्लाह का निज़ाम है ना कि वो अल्लाह कहता है कि सब आप अच्छा सोचो सब अच्छा होगा। लेकिन एक डिप्रेशन का हमारे पास ये है कि हमारे सर में कुछ पॉइंट्स होते हैं, सही है, तो वो आपको पता है कि क्लाउड की सूरत में बन जाते हैं। तो जब हम उनको क्योर करते हैं एज ए एंशिएंट क्योर, तो उनके ब्लड सर्कुलेशन जो होते हैं वो बिल्कुल एक जो उनके ब्लड सर्कुलेशन जो होता है क्लाउड जो बन जाते हैं, तो वो हमारी थेरेपी से रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसे भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हमारी थेरेपी के बाद कि उनका अल्हम्दुलिल्लाह कि वो ब्लड प्रेशर से बिल्कुल ही मेडिसिन से उनको छुटकारा मिल जाता है। और ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर एक पॉइंट होते हैं नसों की, नफ की, तो उस पॉइंट बंद हो जाते हैं, तो खून के दौरान जब सर पे हराम मगज में नहीं आ पाते हैं, तो वो उस पॉइंट का हमें पॉइंट का पता है। अगर कोई डिप्रेशन का पॉइंट है, ये ब्लड प्रेशर का पॉइंट है, तो ये पॉइंट समझ जाते हैं कि भाई ये है पॉइंट। उस पॉइंट्स को आपने हील करना है, पॉइंट हील किया, देंगे इंशाल्लाह, सर्कुलेशन सीट हो गई और सेट हो गए, सर्कुलेशन सेट हो जाती है, तो इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, ये एक और सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है, वो सवाल आपसे नहीं पूछना चाहिए, वैसे तो अम्मी जान से पूछना चाहिए। मोटापा तो एक बड़ा जो है नॉर्मल सा ट्रेंड चल गया है, और नो डाउट अब लोग मुझे खुशी है कि अब लोग इसको समझने लगे हैं, इसको भी बीमारी समझने लगे। एक ज़माने में हम इसको खाते पीते घराने का कोई फ़र्क समझा करते थे कि यार शायद खाता कुछ ज़्यादा है या बहुत अच्छा खाता है, लेकिन शायद अब इसको लोग समझ लगे हैं कि ये मोटापा एक बीमारी है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं मोटापे के। इसको भी क्या कवर करने के लिए क्या आपके इस सेंटर में कोई ऐसी चीज़ है? देखें, मोटापा तो अगर हम बात करें, पहले मैं अपनी बात कर लेता हूँ। एक मिसाल है, मैंने कहा तो कि ये बिल्कुल ऐसी है। तो ये है कि मतलब देखें, अब आपको पता है कि जिस कंट्री में हम रहते हैं ये खानों की दुनिया है। और बेसिकली कराची तो खानों का शहर है। तो ये है कि हम इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब देखें ये मतलब बहुत एक इस तरह मुझे मतलब नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये एक बोलते हैं ना जान है तो जहान है, लेकिन हम अपनी जान को नहीं देखते बट खाते हैं। तो ये एक हमारे लिए अनहेल्दी हो जाता है, जिससे हमारा वेट फिर एक तरीके से बढ़ जाता है और बहुत सारी बीमारी क्रिएट होती हैं। तो इसको कैसे आप लोग कवर करने की कोशिश करते हैं? बेसिकली देखिए, हम मोटापे को भी मतलब ट्रीट करते हैं एज अ हमारी कोई डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो हाँ, योगा पोस्चर्स के ज़रिए भी हम उनको करते हैं, जिसको वेन्स की मतलब जैसे बॉडी में क्लाउड बन जाता है ना, तो वो आपको पता है एक ही जगह क्लाउड बना रहा, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, तो वो बॉडी एक सॉइल की तरफ आ जाती है। तो हम जब अपनी थेरेपी जब करते हैं, उनके प्रेशर पॉइंट पे जब उनको ट्रीट करते हैं, तो उनके जब क्लाउड हैं वो बॉडी से रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका जो क्या कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक कुदरती तौर पर जो एक सूजेस आई हुई होती है ना इंसान के जिस्म में एज अ मोटापे के तौर पर, तो वो बिल्कुल ही एक सेट हो जाती है माशाल्लाह से। क्या बात है, ये देखिए आप कि हर चीज़ का इलाज अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं रखा है। और आज इन माँ बेटों से बात करके तो शायद मेरे अपने हौसले भी बुलंद हुए, क्योंकि हमारे कुर्बो जवार में ऐसे बेशुमार लोग नज़र आते हैं जिन्हें हम अगर सही रास्ता दिखा दें, सही दरवाजे पर पहुंचा दें, तो मेरा ख्याल है कि उनके बहुत सारे मसाइल हो जाएँ। और इन दुआओं में फिर आप लोगों को शामिल रखें। खाने पीने का जिक्र हुआ और आपने अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई साल जो है वो बर्मा में गुजारे। अब क्योंकि अब प्रोग्राम का जो टेक्निकल साइड थी ना उसको हम ऑलमोस्ट ख़त्म करते हैं, थोड़ी सी बर्मा की रंगून की बातें हो जाए, आपके माजी की कुछ बात हो जाए। तो खाने पीने में रंगून और बर्मा भी इतना ही कराची जैसा ही है, क्योंकि आपने कराची और रंगून दोनों देखा है। रंगून की बात ही कुछ और है, वहाँ पे खाने में जो है अलग ज़्यादा फिश ज़्यादा खाते हैं। अच्छा जी, और सब्ज़ी ज़्यादा होती है। कितनी एज थी आपकी जब आपको पाकिस्तान आना पड़ा? मुझे मेरे ख्याल में 16 साल। ये नहीं था उससे इससे मत पूछिएगा। मेरे बेटे को सब कुछ पता है। 16-17 साल में समझो कि जब आप पाकिस्तान आई हैं, तो 16-17 साल आपकी स्कूल स्टार्टिंग एजुकेशन भी वहीं हुई, इसके बाद आपकी शादी हुई और आप पाकिस्तान आई हैं। इसके बाद जाना हुआ रंगून? नहीं, उसके बाद जाना नहीं हुआ। उसके बाद इनकी जो है मेरे बड़ा ससुराल कौन सी चलती है बर्मा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे हम वर्ल्ड मेमन में डील करते हैं और हमारे बर्मा के मेमन जो है वो बहुत सारी जगहों पर हमारे साथ मीटिंगों में होते हैं।
और हमारी एक बहन, वो मुझे नाम उनका भूल रहा हूँ, हमेशा हमारे साथ चैट पर भी होती हैं। और बर्मा में कुछ अर्सा पहले जो हालात ख़राब हुए थे म्यांमार में, उस वक्त भी हम बड़ी उनकी खैरियत दरियाफ्त किया करते थे कि तो बताते थे कि नहीं हमारे सेट बिल्कुल सेट है वहाँ। तो वहाँ की ज़बान कौन सी चलती है? बर्मी से चाइनीज़ टाइप की मिलते जुलते हैं। जी 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 आती है वो। अगर कैमरे में देख के मैं आपसे कहूँ कि आप बर्मी ज़बान में उनसे कहें कि दी मेमन टीवी HD जिस पे आप बैठी हैं आज, उसको देखें, उसको प्रमोट करें और वहाँ के मेमन बरादरी को जो है वो इस चैनल को देखने की तरगीब दें, तो ज़रा आप थोड़ी सी मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी दिन हो गए। आप कुछ जैसा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, आप बोलेंगी मेरे ख्याल से निकल जाएगा। ये कैमरा आपके सामने है, ये कैमरा, इस कैमरे में बोल के बोलिए। मेमन टीवी में लाभ है, कटाबा काउंडे यंगा लौडे लाबला काउंडे पाकिस्तान। हाँ, ये देखिए, ये मैंने आज ख़ास तौर पे हमारे बर्मा में बैठे हुए मेमन कम्युनिटी के जितने भी साथी हैं उनके लिए ये खुसूसी मैसेज मैंने मैडम के ज़रिए से दिलवाया है, ताकि एक थोड़ा सा प्रोग्राम में एसेंस भी आए, कुछ वैरायटी भी आए। और आज तो नो डाउट दोनों इन माँ बेटों ने तो कमाल कर दिया कि एक ऐसे शोबे की तरफ, हमें तिब के शोबे से हमारे कुछ मेहमान ज़रूर आए थे, लेकिन ये जो जिसे हम कहते हैं ना प्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट, ये बड़ा अहम है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये इतने कामयाब लोग हैं कि इन्हें ये कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनके घर के अंदर ये सारा टैलेंट पैदा हो रहा है और आगे इसी तरह आगे बढ़ता जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं खान हमारे साथ रहने के लिए कि आप हमारे साथ रहे और बहुत ही मुफीद गुफ्तगू हुई है। इंशाल्लाह ये गुफ्तगू को हम किसी न किसी अंदाज में आगे और भी जारी रखेंगे। जुल्फ़ा खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ रहने के लिए, और ख़ास तौर पे आपने बर्मा में हमारे मेमन कम्युनिटी के लोगों को और हमारे देखने वालों को जिस अंदाज में हमारी तरगीब दी है, इसके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, हमारी रमज़ान घराने की नशिस्त को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह किसी और घराने के साथ दोबारा हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के पास। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमज़ान, रब की नेमत 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 है रमज़ान। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी HD के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आज हम आपको जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी है चिकन मंदी और कोकोनट कूलर। तो हम पहले चलते हैं चिकन मंदी की तरफ और उसके अज्जा आपको बताते हैं कि उसमें क्या क्या अज्जा शामिल करने हैं हमें। सबसे पहले हमने एक हाफ़ चिकन ले लिया है और उसमें हमने एक 2 टेबल स्पून हमने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और हमने काली मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन, इसके अलावा दालचीनी और लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और 2-3 किस्म के और हमारे गरम मसाले हैं, जैसे तेज़पात हो गया, और इसके अलावा हमारी जायफल और जावित्री, ये सारे जितने भी मसाले हैं इसको हमने रोस्ट कर लिया। रोस्ट करने के बाद हमने इन मसालों को पीस लिया। पीसने के बाद इसको एक अलग से हमने पाउडर बना के रख दिया। फिर वो जो साबित धनिया होता है उसको लिया, उसको भी हमने रोस्ट करा और उसको अलग से दुरदुरा सा पीस लिया। और इस सारे मसालों को हमने चिकन में कट लगाया और उसके अंदर ये सारा मसाला मिक्स करके और फूड कलर और हल्दी सबको मिला के चिकन को हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया। जब ये चिकन मैरिनेट हो जाएगी तो आप इसको 2 घंटे के बाद एक स्टीमर में नीचे आप, या अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो एक पतीले में पानी डालें और ऊपर एक छन्ना रख लें और उसमें इस चिकन को डालकर आप इसको ढककर इसको स्टीम कर लें। ये कम से कम आपको स्टीम होने में स्लो से आप करेंगे 1 घंटा लगेगा। जब ये चिकन स्टीम हो जाएगी तो इस चिकन को आप अलग से निकाल लेंगे। इसके बाद जो पानी आपने लिया था उसी पानी के अंदर एक अलग पतीला लेंगे। उस पतीले में आपने थोड़े से काजू को रोस्ट कर लेना है और थोड़ा सा आपको हल्दी थोड़ी सी डालनी है और उसके बाद उसमें चावल डाल देंगे। चावल डालने के बाद आप उसके अंदर
यही वाला पानी यूज़ करेंगे जिसमें हमने चिकन को स्टीम किया है। और जो मसाला हमने चिकन के ऊपर लगाया था वो मसाला चावल में डालेंगे, नमक डालेंगे और चिकन पाउडर डालेंगे और चावल को थोड़ा आधा पका लेंगे। जब चावल आधे कच्चे पक्के पक जाएंगे तो हम इसके अंदर गाजर को ग्रेट करके मोटी मोटी काट के गाजरें डालेंगे और किशमिश डालेंगे। किशमिश डालने के बाद फिर हम इसको चावल को दम पे रख देंगे। तो जब चावल दम पे हो जाएंगे तो उसकी शक्ल जो है वो ऐसी हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टाइम की कमी होती है तो मैं थोड़ा सा घर से कुक करके आई हूँ, तो वो इस तरह से इसके राइस इस तरह से हो जाएंगे। अब जो है जो चिकन में बॉईल करके लाई थी, इस चिकन को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। और नाजरीन हम चलते हैं फ्राई की तरफ। इसको फ्राई कर लेंगे, इसको हम गरम रख देंगे चावल। हमारे साथ जो आज हमारे फूड स्पॉन्सर हैं और या ऑयल स्पॉन्सर हैं वो है अजवा ऑयल। तो हम इसमें अजवा ऑयल डालेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती चलूँ इसके साथ हमें जो चटनियाँ चाहिए मैं उसकी रेसिपी भी आपको बता दूँगी। ऑयल हमने डाल दिया है। ये जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं आपको इसकी चटनी की रेसिपी बताती हूँ। ये एक दही है, एक बाउल। दही के अंदर में हम लोगों ने ज़ीरा डाला है, काली मिर्च थोड़ी सी डाली है, नमक डाला है, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च ये डालकर हम दही के साथ इसको ग्राइंड करके इसका इस तरह से चटनी बना लेंगे। और ये चटनी जो है ये चटनी टमाटर की चटनी है। तो टमाटर को पहले हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसको हमने छिलके निकाल कर उस जूसर में डाल के उसमें लाल मिर्ची डाल के और नमक डाल के हरी मिर्ची डाल के उसको पीस लिया है। तो ये इस तरह से हमारे पास टमाटर की चटनी भी रेडी है। ये मंदी के साथ खाने वाली 2 चटनियाँ हो गई। अब ये ऑयल गरम हो चुका है। ये जो चिकन मैंने बॉईल कर लिया था इसको हम ऑयल में डाल देंगे। जब तक ये लाल हो रहा है, फ्राई हो रहा है, हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है आज हम एक ड्रिंक बना रहे हैं जो कि है कोकोनट कूलर, जिसमें हमें जिस अज्जा जो हमने शामिल किए हैं वो है 1 कप मिल्क। इसके अलावा ये है चिकन पाउडर और सॉरी कोकोनट पाउडर, ये है फ्रेश क्रीम, ये है कोकोनट मिल्क और ये है नारियल, पिसा हुआ नारियल और बर्फ़ है और ये शुगर सिरप। अच्छा नाज़रीन, अब हम दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसको बनाने लगते हैं। तो सबसे पहले जो है हम इसमें डालेंगे मिल्क, के बाद डालेंगे कोकोनट मिल्क, फ्रेश क्रीम, कोकोनट पाउडर, शुगर सिरप थोड़ा सा, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ बुरादा कोकोनट का, और बर्फ।
नाज़रीन ये चिकन जो है ये लाल हो रही है, इसको दूसरी तरफ भी लाल कर लेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, ये हमने जो है कोकोनट को थोड़ा सा रोस्ट करके रखा हुआ है, ये सिर्फ गार्निशिंग में यूज़ होगा। गार्निश करने के लिए ले लेंगे। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी कोकोनट कूलर जो है रेडी है। अच्छा जी, ये हमारी चिकन जो है लाल हो गई है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पर जो है हमारे ये चावल भी जो है दम पे हो चुके हैं। चावल भी दम पे हो चुके हैं। चावलों को हम डिश आउट कर लेंगे और फिर हम ये मंदी की प्रेजेंटेशन कर लेंगे। राइस रेडी है। चिकन हम इसमें निकाल लेंगे। हो गई है, इसको हम गार्निश कर लेंगे। खीरे से गार्निश कर लेंगे। नाज़रीन, ये हमारी मंदी और मंदी की सॉसेस रेडी हैं और ये हमारा कोकोनट कूलर। हमारी ड्रिंक भी रेडी है, आप देख सकते हैं।
नाजरीन, अपनी होस्ट महरीन मोटन को इजाज़त दीजिए। कल फिर किसी और नई झटपट रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और ज़रूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد. Rumi Icon, a new wave of living at Main Jinnah Avenue. 2 and 3 bedroom ultra luxury apartments and penthouses. Rumi Icon 0333 033 055 1. अल्हम्दुलिल्लाह, थारा ग्रुप ने निभाया अपना वादा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट में आगाज हो चुका है तेज रफ्तार और आला मेयारी तामीराती कामों का आगाज, ताकि आपको मिल सके अपने खूबसूरत अपार्टमेंट का वक्त पर कब्जा। विक्टोरिया रेजिडेंसी डिजाइनर प्रोजेक्ट मिलेनियम मॉल से 2 मिनट और नेशनल स्टेडियम से 4 मिनट की ड्राइव पर, कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। तो फिर क्यों ना पहले साइट पर तामीराती कामों का मुआयना कीजिए, फिर बुकिंग कराइए। आवर ट्रस्टेड प्रोजेक्ट ऑफ थारा ग्रुप। फोन 0311 116648। रब के मेहमान, तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया।
एक बार फिर, और रमज़ान दस्तरखान के बाद जिस सेगमेंट का आपको इंतज़ार रहता है, आज उस सेगमेंट में इस नशिस्त में मौजूद हैं जिसका नाम है रहमत है मेहमान के साथ एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज की ये नशिस्त यकीनी तौर पर अपने एतबार से एक अहम नशिस्त है, और इस रहमत है मेहमान के आज के मेहमान भी कोई कम नहीं है। यकीनी तौर पर मुख्तलिफ़ औक़ात में, मुख्तलिफ़ जो सूरतों में, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में उन्हें देखते रहे, ख़ुद हमारे अपने स्टूडियो का भी हिस्सा बने। लेकिन आज जिस ख़ास मौजू के लिए मैंने इन्हें दावत दी है, शायद ये ख़ुद मेरे लिए भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा जिस पे आज हम बात करने वाले हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो तमाम लोग जो किसी न किसी भी अंदाज से टेक्नोलॉजी पर कुछ ना कुछ करने की हिम्मत रखते हैं, या उसका शगफ़ रखते हैं, या उसका शौक़ रखते हैं। आज का ये प्रोग्राम उनके लिए लर्निंग प्रोसेस होगा, आगाज़ होगा एक नए सफ़र का, मे बी कि अगर वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उन सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ कराऊँ। सबसे पहले मैं अपने उन करम फरमाओं का तारुफ़ कराऊँगा जिन्होंने इस पूरी नशरियात को, रब की नेमत है रमज़ान को आप सब तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। उनमें सबसे पहले हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ का मैं दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। इसके बाद हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तालु एसोसिएट, और हमारे दीगर तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और गिफ्ट एम्पर पार्टनर्स जिनके हम दिल की गहराइयों से मशहूर हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और आइंदा भी हमारे साथ रहेंगे। हमारे मेहमानों का तारुफ़ यकीनी तौर पर आज मैंने आगाज़ ही में थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि ये प्रोग्राम खुद मेरे लिए ही नहीं, आप सबके लिए भी कुछ नई राहें खोलने वाला है। तो आज के मेरे पहले मेहमान किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, मुमताज़ समाजी और कारोबारी शख्सियत हैं। मरकरी का नाम सुना होगा आपने, मेरा ख्याल है कि ब्रांड ऑफ पाकिस्तान कहूँ मैं, उसके CEO हैं। और आज का एक खुसूसी तारुफ़ जिसके लिए मैंने कहा कि ये आज का प्रोग्राम क्यों अहम होगा, AUC, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आप सब समझ रहे हैं कि मैं किन को पुकारने जा रहा हूँ। आबिद मजीद गोल्डी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आबिद भाई बहुत शुक्रिया। अगेन एंड अगेन मरकरी तो हमेशा से हमारे साथ रहा ही है, और आइंदा भी तादेर जब तक कम्युनिटी में किसी भी हवाले से मरकरी की ज़रूरत होगी आप हमारे साथ होंगे। लेकिन आज AUC पे बहुत ही नए उक़दे खोलने वाली बात होने वाली है। जी जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान टेक्नोलॉजी गुरु हैं, और यकीनी तौर पर जब भी जहाँ भी ये आज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ शायद 2 दहाइयों कबल भी जब भी टेक्नोलॉजी की बात होती थी, कुछ ऐसी नई चीज़ें जो आज हम इनसे सीखने जा रहे हैं, जब उस वक्त ये नई पाकिस्तान में आई थी, उस वक्त शायद चंद ही लोग थे जो इन चीज़ों को समझ सकते थे। उनमें से ये है आज के हमारे ये मेहमान भी हैं। टेक्नोलॉजी को, और अगर किसी भी शोबे में अपने आप को एक्सेल करना हो तो किसी भी टेक्नोलॉजी गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और आज इस गुरु को हमने इसी स्टूडियो में मदऊ कर लिया है ताकि हम समझ सकें कि टेक्नोलॉजी को अगर अपने कैरियर का हिस्सा बनाना हो तो किस अंदाज से आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम असदुल्लाह चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। असदुल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी मुश्किल से वक्त है इफ्तार से कबल के इस वक्त में किसी टेक्नोलॉजी गुरु को अपने इस छोटे से टेक्नोलॉजी पार्क में, जिसे मैं कहूँगा इसे हम टेक्नोलॉजी पार्क ही आज हमने बना दिया है, क्योंकि जिस अंदाज की गुफ्तगू आज आपसे होने वाली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया असद भाई आपका हमारे साथ रहने के लिए। आगाज़ करूँगा आबिद भाई आपसे कि आबिद मजीद को तो बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ हवालों से, कई हवालों से जानते हैं, और नो डाउट आपके बगैर बहुत सारी हमारी ऐसी महफ़िलें बेरौनक सी हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ थोड़ा सा आगाज़ बताइए आबिद मजीद के अपब्रिंगिंग का, मरकरी के आज और उस वक्त के जब मरकरी आया था, और थोड़ा सा आपके आगाज़ के बाद फिर मैं AUC की तरफ भी आऊँगा। देखिए माशाल्लाह, वैसे आपको मैंने बताया कि मरकरी एक हमारा फैमिली बिज़नेस है जो 1967 में मेरे वालिद साहब ने शुरू किया था, चचा भी उसमें शामिल थे, और 1993 में मैंने इसको ज्वाइन किया अपनी तालीम के बाद। तो उस वक्त एक बेस बना दी थी, उस बेस को और नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। कुछ वालिदैन की मेहनत थी जो काम आई, कुछ उनकी दुआएं थी, कुछ हमारी टूटी फूटी मेहनत आई, तो मरकरी अल्हम्दुलिल्लाह चलता रहा, स्ट्रगलिंग साथ साथ है। क्या बात है, क्या बात है। इस बिफोर AUC एक और, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, एक नौजवान का नए कारोबार का आगाज़ करना और एक बने बनाए बल्कि वेल इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस को सस्टेनेबिलिटी से लेके उसको और आगे तक ले जाना शायद एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि बोझ होता है एक यंगस्टर्स पर ख़ास तौर पे। इसको कैसे मीट किया? इसको कहते हैं लेगेसी। एक काम अगर आप शुरू करते हो ना, उस वक्त आप पे वो प्रेशर नहीं होता जी जी, बट अगर एक बना बनाया काम आप पे कोई ला के देता है
तो वो फिर उसको वहाँ से लेके ऊपर लेके जाना एक बहुत बड़ा बोझ होता है, और उसको लेगेसी कहते हैं, जो मुश्किल होता है संभालना। बिल्कुल सही। ब्रांड्स बनाना आसान है, ब्रांड्स को संभालना मुश्किल है, मेंटेन कर रखना, क्योंकि उसके बाद आपको एक प्रेशर होता है कि यार इसका हमारा ग्राफ नीचे ना जाए। तो वो हमारे वालिदैन की तरबियत भी है, और अल्लाह ताला ने हमको कुछ ऐसी चीज़ों से नवाजा हुआ है कि अल्लाह ताला ने उसको कायम दायम रखा है। उसके लिए भी हम कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, तो अल्लाह ताला ने उसको कायम दायम रखा हुआ है। क्या बात है। और नो डाउट जब भी आप साथ होते हैं हमारे साथ, तो मरकरी के अलावा कोई बात हो नहीं सकती, लेकिन आज मैं मरकरी को थोड़ा सा कम और स्पेस देना चाहूँगा AUC वेंचर को। AUC वेंचर का ख्याल कैसे आया आबिद भाई, और क्या चाहते हैं आप इस AUC वेंचर के ज़रिए कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए, ख़ास तौर पे मैं मेमन कम्युनिटी की अगर बात करूं? देखिए, AUC वेंचर्स में हम 3 लोग शामिल हैं माशाल्लाह। एक हमारे पार्टनर हैं अनवर गो, जो इस वक्त नहीं है, वो उम्रे पे गए हुए हैं। एक असदुल्ला चौधरी हैं, और एक मैं हूँ। तो माशाल्लाह ये बहुत ही एक बिज़नेस के साथ साथ इसमें एक बहुत बड़ा विज़न है। इसमें सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम पैसा कमाएँ, इसमें ये मकसद भी है कि हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को कैसे आगे ले जाएँ। हम बरसों से एक ट्रेडिशनल काम कर रहे हैं, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे रेस्टोरेंट्स का हो, कोई भी आप फील्ड ले लें, मगर आज की दुनिया में ना हर चीज़ IT बेस्ड हो गई है। और हमें अपनी जनरेशन, जब हम आए थे तो वो चीज़ें नहीं थी, आज दुनिया किसी और तरफ चली गई है। तो आज हमारा बच्चे जो आने वाले हैं, जो हमारे बिज़नेस को संभालेंगे, वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है कि उनको ट्रेडिशनल काम दिया जाए, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो, या और कोई आप ट्रेडिंग कर दें। ऐसा ही है। तो आज का बच्चा कुछ और डिमांड करता है। तो सारी चीज़ों का निचोड़ हमने देखा, अगर अपने बच्चों को कोई काम देना है तो वो IT रिलेटेड होना चाहिए। उसी सिलसिले में हमने कुछ प्रोग्राम्स को लॉन्च भी किया है जो AUC से मुंसलिक हैं। उस पर काफ़ी बात इंशाल्लाह हमारे दोस्त भाई असदुल्ला बात करेंगे। हमने कुछ वेंचर्स किए हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, कम्युनिटी के साथ, तो उसकी टेक्निकल चीज़ें आपको असद भाई बताएंगे। लब्बो लुबाब ये है कि ये मकसद ये है कि अपनी कौम को, मेमन बरादरी को इसमें हम आगे लेके जाएँ, अपने बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचाएँ। देखें, अल्लाह ताला ने हमको रोज़गार तो दिया है, बरसों से कमा रहे हैं, अल्लाह ताला आगे भी देगा, मगर कुछ चीज़ें जो मेरी नीयत में है कि हम अपनी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला हमसे ऐसा करवाए कि हमें आने वाली कौम याद रखे कि हमने कुछ काम किया कम्युनिटी के लिए। तो उसी के लिए AUC की नीयत भी यही है, हमारे पार्टनर्स का भी इंटेंशन यही है कि हम इसको किस तरह से कौम की खिदमत के लिए यूटिलाइज़ करें। बिल्कुल सही। तो मकसद तो ये है। उसके लिए मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शब्बीर हारून साहब ने भी बहुत फेवर की, कराची चैम्बर्स के ज़ुबैर मोतीवाला साहब, फेडरेशन के आबाद के चेयरमैन आसिफ समसम, सब ने हमारे लिए ओपन डोर्स से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह नेस्टेप ने ओपन डोर्स से बात की। तो मैं जहाँ जहाँ गया उन्होंने हमारे लिए रेड कारपेट बिछाया। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमसे काम ले ताकि कौम को फ़ायदा हो। यकीनी तौर पर जिस नेक जज्बे के साथ आगाज़ किया हमारे इन मेहमानों ने, और ख़ास तौर पर अगर आबिद भाई की बात करूँ तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं और आप भी कुछ न कुछ इसमें अपना पार्ट प्ले करेंगे, और मेमन TV भी अपना पार्ट प्ले करता रहेगा। आबिद भाई, हम आपको अश्योर करते हैं आज के इस प्रोग्राम में ही। असद भाई, आपकी तरफ आऊँगा। और IT टेक्नोलॉजी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बदकिस्मती हमारा ये है कि अगर IT में एक ज़माना था, आज से कोई 15-20 साल पहले, जब IT का बूम आया और हर जगह IT के बोर्ड हमें नज़र आने लगे, लेकिन IT में अगर इतने ही एक्सपर्ट हो गए तो शायद हमारी बेशक आबादी तो इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया से, लेकिन कम से कम उस लेवल की होती, लेकिन उस लेवल की हमारी एक्सपोर्ट्स होती है IT की। लेकिन बदकिस्मती से हम सॉफ्टवेयर में आज वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। तो टेक्नोलॉजी को एक टेक्नोलॉजी गुरु जो है वो किस अंदाज से देखता है? पहले तो मैं चाहूँगा कि आपकी अपब्रिंगिंग और किस तरह से कनेक्शन बना इन तमाम चीज़ों से, जहाँ आप, मैं जब सुनता हूँ आपको यकीनी तौर पे बड़ा मिसमराइज़ होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि शायद वो वक्त मैंने क्यों इस तरह से गुजार दिया, शायद आपके साथ ही कहीं ना कहीं उंगली पकड़ के आपके साथ ही चल बैठते। तो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, फिर बताइए कि असल में टेक्नोलॉजी को क्यों हम पीछे छोड़ गए और सिर्फ नाम की टेक्नोलॉजी हमारे साथ रही। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने कराची में सैयद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और जनरली जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं तो काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है कि हमने कहाँ जॉब करनी है या किस तरह का काम करना है। तो अल्लाह सुब्हान ताला का एहसान है कि उस वक्त जो हमारे ज़माने में बात हो रही थी 2001 में, वो थी जावा लैंग्वेज की, कि जी अगर आप जावा करेंगे तो आपको अमेरिका में अच्छी जॉब मिलेगी या इंटरनेशनली आप करेंगे। तो मैं यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ ही मैंने 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस पास की जो उस वक्त दुनिया में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9/11 हो गया और अब अमेरिका जा नहीं रहे थे, बल्कि जो अमेरिका में थे वो वापस आ रहे थे।
तो उस वक्त जो है 2002 मार्च में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया में अपनी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की, माइक्रोसॉफ्ट .NET। तो मैंने, आप समझे कि वो टेक्नोलॉजी जैसे ही अमेरिका में लॉन्च हुई है उसके शायद अगले दिन पाकिस्तान में हमने लॉन्च कर दी। क्या बात? तो वी वर हैंड टू हैंड। और फिर जब माइक्रोसॉफ्ट ने 2002 नवंबर में कहा कि जी हम पाकिस्तान में ट्रेन द ट्रेनर कराते हैं, और वो रीजन से जो है 2 ट्रेनर लेकर आए, तो वो ट्रेनर सर्टिफाइड नहीं थे, मैं सर्टिफाइड था ऑलरेडी। हाँ, मैं ऑलरेडी सर्टिफाइड था। और फिर मैंने पाकिस्तान में 25,000 लोगों को माइक्रोसॉफ्ट .NET में ट्रेन किया। बल्कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं हर हफ्ते 2 दिन के लिए लाहौर ट्रैवल करता था, तो कोई था ही नहीं रिसोर्स जो कि पढ़ाती, तो मैं मंडे की रात को ट्रैवल करता था और थर्सडे की सुबह आता था। तो लाहौर कॉलेज ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी में और UET लाहौर में और 2-3 जगहों पे जाके मैंने जो है वो .NET की ट्रेनिंग दी और काम किया और लोगों को गाइड किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस ज़माने में जो सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन थी माइक्रोसॉफ्ट की, MCSD.NET, तो मैं उसमें दुनिया का अर्ली अचीवर सर्टिफाइड हूँ जिसने MCSD.NET अचीव किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल का अवार्ड दिया। फिर उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने जब, तो आज हम बात करते हैं कि जी हमें स्टार्टअप करना है या हमने कोई एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो मैं 2007 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पाकिस्तान में उनका एक स्टार्टअप का प्रोग्राम है इमेजिन कप, तो मैं उसका एडवाइज़र कंसल्टेंट रहा पाकिस्तान में। इमेजिन कप के साथ वेब टूल्स पे काम किया मैंने, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक जर्नी साथ रही। फिर मेरे एक मेंटोर थे, दोस्त थे, उन्होंने कहा यार असद पाकिस्तान से बाहर मशहूर है कि पाकिस्तानी वर्कर अच्छे होते हैं, मैनेजर बुरे होते हैं। तो फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एंटर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने 10,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लोगों को ट्रेन किया है, उसमें से तकरीबन 3,000 से ज़्यादा लोग दुनिया की 28 कंट्रीज़ में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे जॉब कर रहे हैं। माशाल्लाह। खुद मैंने अपने कैरियर में 2 चीज़ों को पैरेलल रखा, ट्रेनिंग को और प्रोजेक्ट्स को। तो जो पाकिस्तान में बड़े प्रोजेक्ट्स हुए आईटी में, जैसे नेशनल बैंक की कोर बैंकिंग इम्प्लीमेंट हुई, तकरीबन 1.5 अरब का प्रोजेक्ट था, तो आई वॉज द हेड ऑफ PMO। पाकिस्तान आर्मी ने ERP को पूरा इम्प्लीमेंट किया, अपने ऑटोमेशन की पाकिस्तान आर्मी की, आई वॉज अ चीफ प्रोग्राम मैनेजर। फिर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो उनकी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस किया, तो वो मैंने पूरा ऑफिस जो है 3-4 साल रन किया। फिर अगर आप किसी भी बैंक की बात करें, चाहे वो स्टेट बैंक हो, नेशनल बैंक हो, मिज़ान बैंक हो, HBL हो, या अगर आप ऑयल एंड गैस में PRL, PPL, पार्को, या अगर आप मुझसे बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री में पाकिस्तान सुजुकी मोटर, इंडस मोटर, या और, तो तकरीबन 8 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की 150 कंपनियों को हमने टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोवाइड की है। क्या बात, तो ये 22 साल हो गए हैं ये काम करते हुए, और जब जब करता हूँ तो खुशी होती है कि ये काम हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं। जिस अंदाज से, जिस फ्लुएंसी के साथ जो है मोहतरम असद साहब ने आज कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, यकीनी तौर पर रिमार्केबल। और मैं कहता हूँ कि हम आज हमारी इस नशिश में एक गोहर नायाब ले आए हैं आल भाई आप, और जिस अंदाज से और जिस चाह के साथ, मैं कह रहा हूँ कि बात करने का अंदाज से अंदाज़ा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का कि अब बात करने में, आगे नशिस्तों में, अगली बातों में बड़ा मज़ा आने वाला है आप सबको भी और ख़ुद मुझे भी। और सीखने का अमल जो है आज से ही आगाज़ होगा, जिस चीज़ के लिए मैं अब अगला सवाल करने जा रहा हूँ। सर, AUC बुनियाद आपने 2004 में रखी, ये क्या है थोड़ा सा, इसके बाद फिर AUC वेंचर की तरफ भी आते हैं। मैं शुरू में ही मुझे बिज़नेस का शौक़ था, तो और फिर दूसरा मैंने एक दफ़ा पढ़ा कि किसी भी मुल्क की अगर आपने तरक्की देखनी है तो जो उसके स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उसको आप देख लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे तो आपके मुल्क की जो 55% इकॉनमी है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स रन करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ ये नंबर 30% है। तो अगर आप देखें, हमें अगर एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन में जाना है तो ये 22 से 30% का जो गैप है ये हमें फिल करना होगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम जब किसी चीज़ की बात करते हैं तो हम उसका जो प्रोसेस है, जैसे रमज़ान है, रमज़ान जो है हमारे लिए नेमतों, बरकतों, रहमतों का महीना है, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें कहा है कि जी आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, रोज़ा रखना है, और उसका एक प्रोसेस बता दिया कि जी रोज़े का मतलब ये है, उसका टाइम क्या है, कितने टाइम का रोज़ा रखना है, या नमाज पढ़ने का स्केड्यूल हमारे सामने, स्केड्यूल भी है उसको काम। तो इसी तरह हर काम का एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि काम बाद में करते हैं, शॉर्टकट पहले ढूंढते हैं।
ठीक है, और उस शॉर्टकट के चक्कर में हम उसको अडॉप्ट भी कर पाते हैं, लेकिन उसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो हम नहीं ले पाते। तो आप देखिए, हमने टेक्नोलॉजी में काम किया और बहुत सारे लोगों को टेक्नोलॉजी में हमने मूव किया, लेकिन क्या हुआ कि आज हम देखते हैं तो लोग ये नहीं कह रहे कि जी आपने कोई प्रोडक्ट बनानी है या कोई आपने एप्लीकेशन बनानी है। हम सबको एक तरीके से कह रहे हैं कि जी बस आप 1 लाख रुपए कमा लें, आप ई-कॉमर्स वेबसाइट बना लें, या आप फाइवर पे चले जाएं, या आप ड्रॉप शिपर बन जाएं। तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, सॉरी टू से, कि देखें जी आप जो है ना, आप फ़ौरन मैकेनिक बन जाएं। आप ये छोड़ें कि गाड़ी कैसे बनती है, इंजन कैसे स्टेबल होता है और डायनेमिक्स क्या होते हैं। बस आप आज से ही मैकेनिक काम शुरू कर दें, टायर में हवा भरना शुरू कर दें, उसको पॉलिश करना शुरू कर दें और इंजन को ठीक करना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि आप अच्छे वर्कर बना लेंगे, अच्छे मैकेनिक बना लेंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं बना पाएंगे। क्या बात है। जब आप इंजीनियर नहीं बनाएंगे, जब आप बिजनेस थिंकर नहीं बनाएंगे, जब आप स्ट्रेटजिस्ट नहीं बनाएंगे, तो फिर आप compete नहीं कर सकते, फिर आप वर्कर रहेंगे, फिर आप सेकंड थर्ड टियर में ही काम करेंगे। आज हम कहते हैं कि जी माइक्रोसॉफ्ट का CEO भी इंडियन है या गूगल का CEO भी इंडियन है, तो देखिए उन्होंने जो एजुकेशन ली इंजीनियरिंग की ना, उसके बाद जाके उन्होंने मास्टर्स किया, लेकिन उनको जो कॉन्सेप्ट समझाया गया, जो बात की, वो ये था कि जी किसी भी चलती हुई कंपनी को, जैसे आबिद भाई ने कहा कि जी एक प्रेशर है कि एक कंपनी स्टेबल हो गई है, उसको लेके आगे चलना है, ठीक है। तो अगर गूगल इस्टेब्लिश थी, गूगल को उनके लोगों ने चला दिया था, तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए उन्होंने एक एम्प्लॉई को एज अ CEO बनाया। क्या बात, एंटरप्रेन्योर को नहीं बनाया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट को आज अगर सत्या रन कर रहे हैं और अगर वो इंडियन है, तो वो बिजनेसमैन नहीं है, वो एम्प्लॉय थे, वो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉय थे जो एक एंटरप्रेन्योर जॉब के साथ, माइंडसेट के साथ उन्होंने काम किया। अब आप सोचें कि हम किसी को ये वाली बात तो बता ही नहीं रहे, हमने तो हर एक को कह दिया जी अपना बिजनेस खोलो। अगर आप देखें कितने ऐसे लोग हैं जो शायद अपने पैसे पे रिस्क नहीं ले सकते, या शायद उनके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी और रिस्क लेने की वो काबिलियत नहीं है, लेकिन वही लोग अगर उनके पास फंड है, सपोर्ट सिस्टम है, तो वो 2 से 3 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और किसी चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और इस बात को समझने के लिए हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मैं और आप सुनते रहते हैं, और ये ज़बान ज़द आम बात है कि जो यूट्यूबर्स और बहुत सारे ऐसे डिग्रीज और स्किल के दरमियान जो मवाजना या जो तवाज़ुन रखने की कोशिश की जाती है कि वर्सेस, यानी कि मैं कहूँगा कि जो इनके दरमियान मुकाबला कराया जाता है कि डिग्री ज़्यादा बेहतर है या स्किल ज़्यादा बेहतर है। आज हम थोड़ा सा असदुल्लाह साहब से भी पूछना चाहेंगे कि आया डिग्री की तरफ जाया जाए या स्किल्स, जबकि ये दोनों अपने लिए हमारे लिए बड़ी अहम है। वक्फे भी चलते हैं और रहमत है मेहमान के इस वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इस बहुत ही अहम तरीन गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं। तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। रब के मेहमान
तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाजरीन, और रहमत है मेहमान के सेगमेंट में हमारे साथ मोहतरम आबिद मजीद साहब और असदुल्लाह चौधरी साहब मौजूद हैं। आबिद भाई, अब थोड़ा सा आगाज़ AUC वेंचर के पर्सपेक्टिव में पूछना चाहूँगा कि मर्क्यूरी इंटायरली एक प्रोडक्शन कंपनी और नो डाउट एक बहुत बड़ा नाम, AUC वेंचर का ख्याल कैसे आया और कब ये सोच लिया कि अब इस टेक्नोलॉजी को किसी न किसी अंदाजे में कम्युनिटी और घर घर तक पहुंचाना है, और क्या क्या ख्वाब देखा है आपने AUC वेंचर को अपने दिमाग में रख के? देखिए माशाल्लाह, जो AUC है ना, वो इस तरह से वजूद में आई कि एक हमारे दोस्त हैं दोनों के, म्यूचुअल अनवर साहब, तो उन्होंने हमारे ब्रिज करवाया। मेरी कुछ दोस्ती अनवर से भी थी, उस तवस्सुस से माशाल्लाह असद के साथ वेंचर हुआ। तो असद के कुछ ख्यालात हम लाइक माइंडेड हुए, कुछ अनवर की काविशें थी। तो देखिए, हमारा बेसिक हम ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हैं। हमारी कौम के पास भी माशाल्लाह अगर मेमन बरादरी की बात करें तो बहुत पैसा है, बहुत इस्टेब्लिश लोग हैं। मगर आज जो हमारा मुल्क या आज जो कौम हमारी डिफाइंड हो रही है कि हमें मुल्क को जिस परेशानी में इकनॉमिक चीज़ों में घिरे हुए हैं ना, वो हमें एक बड़ी मुश्किलात के शिकार है। हम उसको ट्रेडिशनल बिजनेस से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ज़रूर IT का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अच्छा, आज की नई जनरेशन भी वो ट्रेडिशनल काम में आना नहीं चाहती, टेक्सटाइल के हवाला हो या कंस्ट्रक्शन का हो, तो हमें अपनी नई जनरेशन को भी नई राहों पे ले जाना पड़ेगा। तो उस विजन को मैं देखता हूँ ना, तो मुझे IT के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये अभी जैसे असद ने भी बात की कि आज की दुनिया में अगर आपको इकोनॉमिकल रिवाइवल चाहिए तो आप गारमेंट एक्सपोर्ट करके अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए इतने सारे इनपुट्स की ज़रूरत है। बट अगर आप IT में जाते हैं और आप अपने बच्चों को स्किल्स पैदा कर देते हो, तो उससे वो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स बना सकते हैं कि जिससे आपका डॉलर्स की इंशाल्लाह ताला वो क्राइसिस भी हम दूर कर सकते हैं। एक ब्रॉडर विजन के साथ मेरा ये मशवरा है पूरी कौम को, हमारे बड़े बिजनेसमैनों को, कि इस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करें, अपने नई यूथ पे भरोसा करें, स्टार्टअप प्लान्स पे काम करें। आबाद के आसिफ समसम से भी मेरी बात हुई कि अब आप बिल्डिंगें नहीं बनाएं, अब आप IT कॉम्प्लेक्स पे बात करें। क्या बात है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब से मेरी उस दिन जब आए थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत टाइम दिया, स्पीच दी। तो लोग तो तैयार हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए हमारे मेमन लोगों के पास कोई कमी नहीं है, हमें हुकूमत की सपोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे बिजनेसमैन लोग शामिल है, अगर उनको समझ में आ जाए तो पैसा उनके लिए कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। और देखिए, लोगों ने कमाया ही है। तो मैं ये चाहता हूँ एज अ कौम, एज अ मेमन, कि हम अपनी बच्चों को नई राहों पे ले जाएं, जिससे मुल्क और कौम को भी कुछ फ़ायदा हो। और जिस तरह से असद बात कर रहे हैं, आगे की दुनिया में हम कॉम्पीट ही उसी तरह से कर सकते हैं कि हम IT को अपनाएं। इंडिया देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उनके फिगर्स आप देखें, हमारे लिए हमारे तो समझ में भी नहीं आते। तो ये चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम आज सोचेंगे तो हम चलना शुरू करेंगे, जब हम चलेंगे तो फिर भागेंगे। तो उसी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मेरा एक जज्बा भी है, नीयत भी है कि हम इस चीज़ों में आएँ, इसमें एक दूसरे का हाथ शामिल करें। मतलब इस बिज़नेस के लिए ये वो बिज़नेस नहीं कि मैं छुपाऊँ, मैं तो सबको कहता हूँ भाई ये बिज़नेस में आप इन्वेस्टमेंट करो। क्या बात, आप खुद भी करें, हमारे साथ भी करें, आपके नए प्लान्स के साथ आएँ, हम मिल के करते हैं ताकि मुल्क और कौम को भी निकालें। पैसा तो कमाए गए हम, अल्लाह ताला ने पहले भी दिया, आगे भी देगा, बिल्कुल देगा। तो बाकी चीज़ें ये हैं कि आप इस चीज़ों को आगे लाएँ, IT में लोगों को, बच्चों को लेके जाएँ, और ये नज़रिया है मेरा पूरा। सर, समझ की जो समझ का जो फ़र्क है, स्किल्स, मैं भी वक्फे पे जाने से पहले जिक्र कर रहा था कि डिग्री वर्सेस स्किल्स जो है ना, ये बड़ा क्वेश्चन आजकल रेज़ हुआ है, और इस पर कई लोगों ने जो है ना वो डिग्री की तो जो है ना वक़्त को ही ख़त्म कर दिया। मतलब बार बार मिसालें दी जाती हैं हमें कि बिल गेट भी ड्रॉप आउट था, और जो है वो मार्क जुकरबर्ग भी जो है वो भी ड्रॉप आउट था। तो यानी कि अब ड्रॉप आउट होने में मुकाबला हो गया कि कौन बेहतर ड्रॉप आउट होता है। तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि नो डाउट ड्रॉप आउट अपनी जगह है, फेलियर से ही बंदा कुछ सीखता है, लेकिन इसको थ्योरी बना लेना, इसी को प्रैक्टिकल बना लेना, या इसी को एग्जाम्पल बना लेना, गालिबन ये एक बड़ा जो है वो सब्जेक्टिव है, इस पर बात होनी चाहिए थोड़ी। देखिए, पहली बात तो ये कि डिग्री जब पूरा कल्चर बना या डिग्री का स्ट्रक्चर बना, तो उसका मतलब ये नहीं था कि आपके सिर्फ नॉलेज है, उसका मतलब था कि आपको कोई स्किल भी है जो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दुनिया भर में या आज से 1000 सालों से
जो है जो डिग्री का कॉन्सेप्ट आया है या जो हम एजुकेशन ले रहे हैं या सर्टिफिकेट ले रहे हैं, वो जो उस ज़माने की नीड थी उसके हिसाब से था। बिल्कुल सही। अगर हम आज से 30 साल पहले चले जाते हैं, 40 साल पहले चले जाते हैं, तो उस वक्त की नीड डिफरेंट थी। उस वक्त ये था कि किसी एक या दो ने कोई आइडिया कंसीव किया, कोई प्रोडक्ट बनाई और उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने एक फैक्ट्री लगानी है और उस फैक्ट्री को चलाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए हमें वर्कर चाहिए जो कि नॉलेजेबल वर्कर हो। तो हमने उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री बनाई और वो डिग्री ने हमें वो सारे लोग प्रोवाइड किए और उस डिग्री को हम एक्सपेंड करते गए कि जी हमें मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, फिर इलेक्ट्रॉनिक में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स को अलग किया, आईटी को अलग किया, कंस्ट्रक्शन में आए तो कंस्ट्रक्शन को फिर हमने आर्किटेक्चर में अलग किया। तो जैसे जैसे हमारी नीड डिमांड बढ़ती गई, हमने वैसे वैसे डिग्री को रिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो डिग्री है वो हमें रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है आज की ज़रूरत के हिसाब से, कि जी अब जो हमने डिग्री सेटअप की थी या जो हमने 4 साल का प्लान रखा था या जो लोग कर रहे थे, वो जो उसका कंटेंट है, जो कोर्स है, वो रिफ़ाइन करना है। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे खाली स्किल चाहिए। देखिए, जो आप जब डिग्री लेते हैं तो वो सिर्फ आपको ये नहीं बताती कि जी वो कंटेंट क्या है, ये आपने काम कैसे करना है, वो ये बताती है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, जब हम आज की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग में या मार्केटिंग में एक बड़ा मशहूर जुमला है, कंटेंट इज़ द किंग। ठीक है ना? और आप माशाल्लाह से कंटेंट बना रहे हैं, कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, इसके साथ एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कंटेंट किंग है तो किंग को कोई किंगडम चाहिए। क्या बात है भाई, किंग बगैर किंगडम के तो नहीं होगा ना। कहाँ का किंग, कहाँ का किंग, राइट? तो वो जो किंग है वो तो कंटेंट हो गया, लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है वो किंगडम है। क्या बात है। तो बगैर कॉन्टेक्स्ट के कंटेंट की कोई अहमियत नहीं, कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आप कुछ भी बोलते रहें। आज देखें हमारे पास कितने ऐसे यूट्यूबर हैं जो जूम आईने बातें कर रहे हैं, जो बेकार की वीडियोस बना रहे हैं, जो शायद अपनी फेस को या बॉडी को या इन्वायरमेंट को एक्सपोज कर रहे हैं, घर को कर रहे हैं। बहुत सा कंटेंट है, उनके हिसाब से करते रहे, पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग पैसे कमा लेते हैं। लेकिन क्या वो हमारे मुल्क में कोई फलाह कर रहे हैं? क्या हमारे नौजवान को कोई रास्ता दिखा रहे हैं? क्या हमारी इकॉनमी में कर रहे हैं? हम गमराह कर रहे हैं कि जी मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली है, मैंने ये घर ख़रीद लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी कौम को एक गाड़ी और एक घर और एक किसी दुनिया के टूर पे ख़त्म कर दिया कि भाई आपकी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ ये है कि आप एक अच्छी गाड़ी खरीद लें, एक आप टूर कर लें या 2 टूर कर लें और आपने ख़त्म कर दिया। मकसद ज़िंदगी का ये आपने ज़िंदगी से जो एक ब्रॉडर विजन है, जो कॉन्टेक्स्ट है सर, वो आपने ख़त्म कर दिया। ऐसा ही है, ठीक है ना? तो आपके पास इन्फ्लुएंसर आ गए, चीज़ें आ गई, तो आपकी जो डिग्री है वो आपको कॉन्टेक्स्ट देती है, वो आपको बैकग्राउंड देती है। ठीक है? आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो फाइवर पे काम कर सकते होंगे, जो वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते होंगे, लेकिन देखें जब हमने ऑफ ट्रैक हुआ तो क्या आज हमने व्हाट्सएप बनाया? क्या आज हमने फेसबुक बनाया? क्या आज हमने गूगल बनाया? क्या आज हमने यूट्यूब बनाया? क्या आज हमने विंडोज़ लिखी? तो हम तो वर्कर हैं। आज हम पहले हमारे पास, आज पाकिस्तान से हम वर्कर भेजते थे, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, आज हम डिजिटल वर्कर भेज रहे हैं। वही है, आज हम कह रहे हैं कि जी प्लम्बर नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रीशियन है। तो आज भी हम वही खड़े हैं, बस आज हमारे वर्कर के पास एक कंप्यूटर, एक मोबाइल आ गया। आज टिकटॉक पे वीडियो बना के हम कोई बहुत चीते या बहुत तीर मार रहे हैं, कोई नहीं बन रहे। ये तो वही है जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो सऊदीया चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, वहाँ से पैसे भेज दिए। क्या उन्होंने। सर फिर क्या चाहता है AUC वेंचर? मतलब अब हम थोड़ा सा AUC वेंचर को देखें कि इस किस्म की, क्योंकि दुनिया में अगर हम देखते हैं तो साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड और अज़ूर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए समझने वाले लोग भी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि AUC वेंचर जो है अब इन तमाम चीज़ों को बहुत आसान अंदाज में हम सब तक पहुँचाने वाला है? देखिए, AUC वेंचर का विज़न ये है कि हम पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है ना, वो लेकर आएँ इन अ पर्सपेक्टिव के लोगों से हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम कराएं, ग्लोबल लेवल के कंपटीशन के लिए हम रेडी करें। क्या हमारी एफ़र्ट अगले 5 से 10 साल के बाद ये हो सकती है कि अगर दुनिया में 4, 5, 10, 12 बड़ी कंपनियां हैं तो उस कंपनी का CEO पाकिस्तान से हो,
या हम ये कहें कि जी अगला जो नेक्स्ट CEO होगा माइक्रोसॉफ्ट का वो पाकिस्तान से हो, या हमारा मेमन भाई हो, या मेरा मेमन बेटा हो, या मेरी मेमन बेटी हो। तो देखिए जब तक आप इतना बड़ा विजन नहीं रखेंगे कि हमने ग्लोबल लेवल पे जाके compete करना है, तब तक आप छोटे छोटी चीज़ों पे ही अटके रहेंगे। ठीक है, तो हमारा विज़न ये है कि हम नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स पैदा करें जो टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ ये कि कंट्रीज़ की बल्कि ओवरऑल जो है वो चैलेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ला सकें। अब अगर हम बात करते हैं आज के ज़माने में तो जिक्र होता है जी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, या हमारे पास जिक्र होता है एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। तो हमारे पास एक आती है बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अगर कोई काम आप पहले करते थे 10 दिन में या 3 दिन में, वो अब आपका 1 घंटे में हो जाएगा। मैं आपको इसकी छोटी एग्जांपल देता हूँ। मेरे ऑफिस में कुछ लड़के थे सेल्स के, और मैं उनसे कहता था कि आप जाके इंग्लिश सीख लो। तो वो गए भी एक आध इंस्टीट्यूट में, इंग्लिश भी सीखी, लेकिन वो फिर भी एक अच्छी ईमेल ड्राफ्ट नहीं कर सकते थे, जो 2-3 महीने लगे। फिर मैं बार बार उनकी ईमेल चेक कर रहा हूँ। अब चैट GPT या AI आया है तो उनको ये कहना पड़ता है कि भाई अपनी अंग्रेजी थोड़ी कम कर लो। तो जो आप 3 लाइन नहीं लिख रहे थे, अब वो 10 लाइन आप लिख रहे हैं, या अब आप उसको शॉर्ट कर रहे हैं। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है या जो आपका काम करने का तरीका है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब आप नए आइडिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिसर्च कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसी तरह जो भी कंपनी आज जाती है, तो देखिए हमें जैसे हम तो बिज़नेस टर्म में कहते हैं कि जी मुझे सेटअप लगाना है, या मुझे सिस्टम ख़रीदने हैं, या नेटवर्क लिखने। जैसे मैं माशाल्लाह देख रहा हूँ आपके पास पूरा सेटअप है, पूरे एप्लीकेशंस लगी हुई हैं, सिस्टम्स लगे हुए हैं। तो अब ये जो सेटअप है, मैं कहूँ कि जी टोटल कॉस्ट शायद 10 करोड़ आई है, 20 करोड़ आई है। मैं कहता हूँ आपको कोई कॉस्ट लगानी ही नहीं है। आपने कोई कंप्यूटर नहीं लगाना, कोई हार्डवेयर नहीं लगाना। आप एक कंप्यूटर में सारा जो प्रोसेसिंग है, जो सारी आपकी इमेज प्रोसेसिंग हो रही है, वीडियो प्रोसेसिंग हो रही है, ये इंटरनेट के सर्वर से होगी। आप रेंट पे ले लें। तो आप सोचें कि जो आपको अपफ्रंट इनिशियली इन्वेस्टमेंट करनी है 5-10 करोड़ की, अब आपने देने हैं 2 लाख रुपए पर मंथ। ऐसा ही है। तो जितना आप यूज़ करेंगे उतना कर लें, आपको पूरा सेटअप। तो अब जो आपकी बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो आपका 90% ख़त्म हो गया। लेकिन अब आपको ऐसे लोग चाहिए कि जो उस ऑनलाइन प्रोडक्ट को क्लाउड पे सेटअप कर सकें, चला सकें। दुनिया क्लाउड पे जा रही है, जा चुकी है, कुछ और जाने वाले हैं। तो जब वो जाएंगे तो जो पहले हमें अपने इन हाउस अपने ऑफिस में बंदे रखने थे, वर्कर रखने थे, कंप्यूटर ऑपरेटर रखने थे, अब वो ऐसे चाहिए जो हमारे नहीं ऑनलाइन को चला सकें। अब आप देखें कि सिर्फ साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड की यूरोप में 3.5 लाख जॉब्स खाली हैं। खाली अमेरिका में अराउंड 6 लाख जॉब्स आज की तारीख में खाली हैं। ठीक है, और 2-3 बड़े जाहिर सी बात है प्लेयर्स हैं जो कि क्लाउड दे रहे हैं, जिसमें एक अमेज़ॉन है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट चूँकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसकी डिमांड भी है, और माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट भी बहुत कर रहा है, ऑफिस भी यहाँ पर है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट की जो साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड का प्रोग्राम है वो लेकर आ रहे हैं। और ना सिर्फ हम उसको लेकर आए हैं, बल्कि उसमें जो सबसे बड़ी बात आबिद भाई और हमने की वो ये कि जी पढ़ा, तो आप देखें इस वक्त मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग कोर्सेज़ पढ़ा रहे हैं कि जी आप टेक्नोलॉजी पढ़ लें, गवर्नमेंट भी फ्री में पढ़ा रही है, बहुत सारे पढ़ा रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि क्या आप उनको जॉब लगा रहे हैं, क्या आप कोर्स ख़त्म कर पा रहे हैं? देखिए अगर आप, क्योंकि ये काम मुझे करते हुए 22 साल हो गए हैं, अगर कोई आप टेक्नोलॉजी का कोर्स भी करते हैं ना तो 5 या 6 कोर्स या 4 कोर्स होते हैं। आपको पता है कि 5% से कम लोग वो कोर्स पूरा कंप्लीट करते हैं। 5% से कम लोग 2 कोर्स के बाद तो कोई तीसरे पे जाता ही नहीं है। अच्छा, जहाँ पर आपने ज़्यादा पैसे कमाने, जहाँ आपने इंटरनेशनल लेवल की बात करनी है, वो तो शुरू ही तीसरे कोर्स के बाद होती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर 5 कोर्स, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन दी MCSD.net, तो MCSD.net में 5 सर्टिफिकेशन थी। ठीक है, आप एक पास करते रहेंगे, एक का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जब आप पूरा 5 करेंगे तो फिर आपको मिलेगा MCSD.net। तो वो तो थे ही नहीं लोग, समझ रहा हूँ। ठीक है ना। तो हमने कहा कि जी हम जो माइक्रोसॉफ्ट की आज की तारीख में अजोर की सर्टिफिकेशन है 4-5, उसको हमने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने यूरोप के साथ मिलके, यूरोपियन यूनियन और कमक यूनिवर्सिटी के साथ मिलके कोर्स बनाया। और उन्होंने कहा कि जी ये पूरा कोर्स आप करेंगे, एक कोर्स आप पास करते रहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 6 कोर्स पास कर लेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट और यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी बेसिस पे यूरोप में 32,000 कंपनियों में आपकी CV जाएगी
QR कोड के साथ, ठीक है। फिर हम अपना जो हमारा नेटवर्क है वहाँ पे हमारे 250 कंपनियों में हम अपने लोगों की CVs देंगे, और फिर हम उनको ये कह रहे हैं कि ये पूरा कोर्स देखें, जो भी ट्रेनर होता है, ट्रेनर की अपनी नॉलेज पर डिपेंड करता है। ये कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपनी पार्टनर, ग्लोबल पार्टनर कंपनीज के साथ रिकॉर्ड किया है। तो जो हमारे प्रोग्राम में एनरोल होगा उसको वो पूरा रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉर्ड किया है। फिर आपको यूरोप का सर्टिफिकेट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का। फिर हमारा लोकल ट्रेनर आपको गाइड करेगा कि आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो हम इंश्योर करेंगे कि ना सिर्फ ये कि आप जो है वो कोर्स को इनरोल करें, बल्कि आप कंप्लीट करें। अच्छा, जब आप कंप्लीट करेंगे तो फिर आप कहेंगे जी मैंने तो पढ़ लिया, मैं जॉब कहाँ जाऊँ, वो भी हम कराएंगे। क्या बात है, ठीक है। वन विंडो सॉल्यूशन, वन विंडो सॉल्यूशन है। फिर अभी आबिद भाई अपने पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ, मेमन कम्युनिटी के साथ कह रहे हैं कि भाई हम मिल के जो है वो सॉफ्टवेयर हाउसेज में और चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, ताकि उन लोगों को हम और जॉब में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वॉल्व करें। तो जब तक हम ये नहीं सोचते कि जिनको हम पढ़ा रहे हैं या जिनको हम एंगेज कर रहे हैं उनको आउटकम क्या मिलेगा, वो इस कॉस्ट को, इस इन्वेस्टमेंट को, जो टाइम की भी कॉस्ट है ना, एफर्ट की कॉस्ट है, और फिर माँ बाप की एक्सपेक्टेशन है, बच्चों की एक्सपेक्टेशन है। तो जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे सेल्स में, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, जब आप उसको कन्वर्ट करेंगे इंटरनेशनल जॉब्स में, जब आप कन्वर्ट करेंगे उसको इंटरनेशनल कि जी वो जाके हमारा बच्चा जो है वो बैठा हुआ है फिनलैंड में, वो स्विट्ज़रलैंड में, वो अमेरिका में, वो वहाँ जाके बैठेगा, उनके लेवल की कंपटीशन करेगा, उस लैंग्वेज में बात करेगा जिसमें वो बात कर रहे हैं, उस लेवल की बात करेगा जो वो बात कर रहे हैं, तभी तो हम कम्पीट कर पाएंगे, इस इन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे। सर ये हमारा पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल, नो डाउट। अब मैं सिर्फ आखिरी सवाल बिफोर वाइड अप कि कौन इनरोल्ड होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, किस क्लास ग्रेजुएट्स होंगे, इसमें अंडर ग्रेजुएट्स होंगे, इंटरमीडिएट्स होंगे, मतलब मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग अभी से तैयार रहें और आइंदा आने वाले दिनों में AUC वेंचर जो है वो एक इनकलाब बर्पा जो करने वाला है हमारी सोसाइटी के अंदर, हम उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो ये पॉइंट मेरा बड़ा अहम होगा सर। देखिए, हमने अभी इनिशियली 2 तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। जी। एक हमारा ऑडियंस है जो यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर और 4th ईयर में। देखिए, जब आप अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं 3rd ईयर और 4th ईयर में, तो एक आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी कि जी आपने ये 3-4 साल का कोर्स किया है। जैसे जब मैंने भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी सैयद यूनिवर्सिटी से, तो मेरे पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री थी और साथ में 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन थी। तो यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशनशिप की है उसमें हम उसको माइक्रो डिग्री कह रहे हैं। तो अगर आप 3rd ईयर और 4th ईयर में हमारा प्रोग्राम करते हैं तो एक आपकी अपनी डिग्री और एक आपकी माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रो डिग्री है। क्या बात है, ठीक है। तो आप 2 डिग्रियां साथ लेके निकल रहे हैं और पढ़ एक ही चीज़ रहे हैं जो आप यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ठीक है। तो एक तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं कि जो कि आपके जो है यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर 4th ईयर। दूसरा, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर 2-3 साल हो चुके होते हैं, जॉब में होते हैं, लेकिन उनको वो ब्रेक नहीं मिल रहा होता, या वो जो अपनी ग्रोथ देखना चाहते हैं या जिस तरह से वो काम करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहा होता। तो वो जॉब में आपको जो है वो अच्छी जॉब नहीं मिल रही होती, या आप सपोर्ट की जॉब कर रहे होते हैं, या सेल्स कर रहे होते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग में होते हैं, लेकिन हार्डकोर प्रोग्रामिंग या हार्डकोर हार्डवेयर पे आप काम नहीं कर रहे होते। तो वो लोग जिनको 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है या जॉब में है, वो अगर इस प्रोग्राम में आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उनको फिर जो है वो जॉब वीज़ाज भी मिल सकते हैं, स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी मिल सकते हैं, और आप अपनी जो है वो आजकल अब नेशनलिटी का भी बहुत चल रहा है, तो यूरोप में तो सबसे ज़्यादा जो है स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है। तो अगर हमारे ये लोग काम करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा नंबर देख रहे हैं कि लोग यहाँ से तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख लोग यहाँ से यूरोप में जॉब करने जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो एक तो आपने बताया कि 3rd 4th ईयर, एक आपने कहा कि अर्ली कैरियर पे जिन्होंने अभी कैरियर स्टार्ट किया है, कुछ मुझ जैसे लोग जिन्होंने कैरियर स्टार्ट किए हुए 5-10 साल हो चुके हैं, अब चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसी किसी पाथ पर आना चाहें, अपने आप को लाना चाहें, क्या उनके लिए भी ऑप्शन है? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन है। एक हमारे पास, अगर आप सॉफ्टवेयर को प्रोग्रामिंग में रहना चाहते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप काम कर सकते हैं हमारा। एक दुनिया आ रही है हमारे पास कि AI की वजह से अब प्रोग्रामर्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। प्रोग्राम का कोड भी आ जाता है। इससे हम कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी में कोड, नो कोड, लो कोड, कि आपको कोडिंग ही नहीं करनी। सही बात है। तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म है, पावर प्लेटफॉर्म। आप बिज़नेस में आपने कोडिंग नहीं की, लेकिन आपको कोई मोबाइल ऐप बनानी है,
या आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो पावर प्लेटफॉर्म में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। क्या बात तो आप जो है बीइंग अ नॉन IT भी सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक हाई लेवल का प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। जैसे आप एंकर हैं, आप माशाल्लाह से काम करें, आपके पास कोई आइडिया है और आपने कहा जी मुझे इस आइडिया, अब आप आइडिया के लिए जाते हैं किसी सॉफ्टवेयर को कंपनी ढूंढेंगे, आपको किसी और जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद बगैर प्रोग्रामिंग सीखे वो प्रोग्राम बना सकते हैं। ऐसा ही तो उसे माइक्रोसॉफ्ट का पावर प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो पावर प्लेटफॉर्म भी आप सीख सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर रहते हुए ऐप्स या एप्लीकेशंस अपनी नीड की आप कैसे बना सकते हैं। क्या बात है। और ये सारी चीज़ें कौन बताएगा, ऐसे ही कुछ कर्म फरमा हमें भी कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं। मैं अभी कल की मिसाल दूं, हमारे पास कल एक टर्किश कपल बैठे थे और बच्ची की शादी टर्किश से यहाँ ब्याह के यहाँ आई हैं, वो टर्किश नेशनल है वहाँ पे। मैं ये सोचा था कि मैं उनसे क्या सवाल करूँ। मैंने ChatGPT पे लिखा कि मेरे पास जो है एक टर्किश कपल आ रहा है, बंदा पाकिस्तानी है, बच्ची जो है वो टर्किश से आई है, तो मुझे इससे क्या सवाल करने चाहिए। आप यकीन करेंगे कोई 20 के करीब सवाल दिए, जिसमें 5-7 ऐसे थे जो मैंने वो सवाल किए हैं आबिद भाई, तो वो खुद भी हैरान रहे कि आप बड़ी तैयारी करके आए हैं। ये सारी तैयारी सिंगल फिंगर टिप पे मेरे साथ हो गई। तो ये है वो फ़वाइद जिसका अभी 1 मिनट पहले जिक्र किया असदुल्लाह चौधरी साहब ने, कि थोड़ी सी नो हाउ आपको मिल जाए तो आपके लिए रास्ते बेपनाह शाहराहें, आपके लिए आपकी तरक्की की शाहराहें खुली हैं। आबिद भाई, लास्ट एंड फाइनल वर्ड्स सबसे पहले तो अब बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तिश्ना रही हैं और वो आगे किसी न किसी अंदाज में हम कोई रेगुलर फ्रीक्वेंटली दी मेमन TV से कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें कि असदुल्लाह चौधरी साहब जैसे एक्सपर्ट और गुरु हमारे पास आते रहें, आपकी सूरत में भी हमें मौका मिलता रहे। ये सिलसिला हम शुरू करेंगे और अब आपने हमारा भरपूर साथ देना है और हम आपके साथ रहेंगे इस AUC वेंचर के साथ। जिस अंदाज से आप की जर्नी है, मेमन TV की, अली गोडिल की भी एक जर्नी है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आबिद गोडिल और अली गोडिल, यस बिल्कुल, तो बनता भी है कि किस अंदाज से देखते हैं हमारी इस जर्नी को। फाइनल इन्हीं अल्फाज के साथ हम जो है ना, दो चीज़ें, एक तो AUC के हवाले से कि हम एक असदुल्लाह माशाल्लाह वो होनहार पाकिस्तानी है जो माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड से भी इन्होंने काफ़ी कोशिश किए हुए हैं। तो मैं एक मेमन कम्युनिटी को, ऑल पाकिस्तान मेमन को, दोराजी यूथ को, बाटवा जमात को, जितनी भी हमारी जमातें हैं, कि असदुल्लाह माशाल्लाह जितने भी बड़े बैंक्स हैं, जितने मल्टीनेशनल, उनको अपने कोर्सेस कराता है और काफ़ी चार्जेस लेता है। तो मैंने असद को तैयार किया, अनवर भाई ने तैयार किया कि अगर हमारे AUC का एक तोहफ़ा पहले तो मेमन कम्युनिटी को दो। क्या बात। तो आपने हमारे साथ ये वर्ड्स किए कि यार मैं कुछ कोर्सेस मेमन कम्युनिटी को फ्री ऑफर करूंगा। क्या बात। तो वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट फोरम्स पे बात की और लोगों ने हमें वेलकम भी किया और थैंक्स भी कर रहे हैं। तो ये तो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक AUC का तोहफ़ा होगा। अब आ जाए मेमन TV की तरफ से, तो देखिए मेमन TV वो इदारा है माशाल्लाह। अभी मेरी असद से भी बात हो रही थी कि अली एक ज़माने में इतनी मेहनत की है कि उसके बाद स्टूडियो भी नहीं होता था। हम बाहर गाड़ी में बैठते थे, ये स्टूडियो किसी का जगह लेता था, वहाँ ताले खुलवाता था, जगह किसी की, कैमरामैन कहीं से आता था। तो वो मेहनत भी इसने की है और आज अल्लाह ताला ने उसको ये इज़्ज़त दी है कि कराची का हर बड़ा आदमी इधर आना चाहता है। कराची का छोरा जो अमेरिका में मेमन जमात के होते हैं, जो लोग यहाँ जाते हैं, वो कराची आते हैं तो बोलते हैं अली गोडिल के पास लेके जाओ। तो देखो अल्लाह ताला ने रिस्क का तो वादा किया है, बट अजमत मेहनत में रखी है। अगर आपने मेहनत की है तो इज्जत मिलेगी आपको। रोज़ी तो अल्लाह ताला सबको देता है, आप मेहनत नहीं भी करोगे ना तो रोज़ी मिल ही जाती है। तो जो इसने मेहनत की है तो अल्लाह ताला उसका वो भी दे रहा है। अब जहाँ तक असद भाई की बात रहेगी, तो असद भाई ने माशाल्लाह एक बहुत सेक्रीफाइस भी किया है। इसको माशाल्लाह काफ़ी ऑफर्स भी होती हैं, बाहर से भी होती हैं। तो मैं इनको और मेमन TV को एक मर्ज करूँगा कि भाई इनकी जो स्किल्स हैं, इनकी जो नॉलेज है, उसको मेमन कम्युनिटी को कुछ फ़ायदा हो, पूरी कोशिश करें। तो उसके लिए अलीफ के साथ भी बैठ के कुछ ना कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। और नाज़रीन, आज की ये नशिश यकीनी तौर पर मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत ही हौसला अफजा और मेरी अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे इंटरव्यूज़ में से मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू रहा है। इंटरव्यू नहीं रहा, ये तो मैं कह रहा हूँ, आज तो मैं किसी क्लास में बैठा था और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था असद साहब से और आबिद साहब से। बहुत शुक्रिया आबिद भाई आपका, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आप जारी रखेंगे इंशाल्लाह। गोडिल साहब का बहुत शुक्रिया। असदुल्लाह चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। ये वक्त बड़े अहम तरीन इफ्तार से कुछ देर कबल का वक्त जो होता है वो बड़ा टची होता है, लोगों को घर पहुँचने की जल्दी होती है, लेकिन आप हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। नाज़रीन, रहमत है मेहमान का आज ये उम्दा एपिसोड जो है, हमारा सेगमेंट जो है अपने ख़त्म को पहुंचा है। इफ्तार का वक्त भी कुछ ही देर में होने वाला है, तो हमें इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी और सेगमेंट में किसी और मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पान। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया गए रमज़ान।
रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान। अल जदीद गल्फ हिल्स, जहां आप बना सकते हैं अपने ख्वाबों की ताबीर। गल्फ हिल्स में पहले से मौजूद 24/7 सिक्योरिटी, 13 लश ग्रीन पार्क्स, साइकिलिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक और जरूरत जिंदगी की हर सहूलत। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी आपको तलाश करती है। अल जदीद प्रॉपर्टीज, आपके बेहतर मुस्तकबिल का ज़ामिन।